चैप्टर 13:11 to 13:20। तो आप इसी का इंतजार कर रहे हैं। ये कियान ने ये जिवेन की तरफ देखा और कहा, ये जिवेन ने कहा, पहले वाले सिर्फ क्षुधावर्धक हैं, ये दिव्य वस्तुएं असली दावत हैं। लेकिन यह थोड़ा अजीब है। मुझे नहीं पता कि कितनी बार इन दिव्य वस्तुओं को थूक दिया गया है, लेकिन मुझे यह खजाना घर वास्तव में सूखता नहीं दिख रहा है। ये शिवेन को यह बहुत अजीब लगा। ये जिनकी यादों के अनुसार इस खजाने को सैकड़ों बार खोला गया था। यह लगभग 10 मिलियन वर्षों तक फैला था। हालांकि इसे चाहे कितनी ही बार खोला गया हो, उसने कभी इस खजाने को सूखते हुए नहीं देखा था। कितनी भी दिव्य वस्तुएं उगल दी गईं, फिर भी वह वही थी। इसने ये शिवेन को थोड़ा उत्सुक बना दिया। वास्तव में इतिहास में कई अत्यंत अत्याचारी स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामी थे जिन्होंने ट्रेजर हाउस में भी प्रवेश किया था और ट्रेजर हाउस को सीधे ले जाने की कोशिश की थी। हालांकि अपवाद के बिना उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार ये क्लैन मास्टर जैसे कई अत्याचारी स्वामी थे, और यह केवल खुले में था, अंधेरे में तो दूर की बात है। यह अज्ञात था कि कितने विशेषज्ञों ने गुप्त रूप से प्रयास किया था, क्योंकि बहुत कम लोग इस खजाने के प्रलोभन का विरोध कर सकते थे। यह पहले से ही अज्ञात था कि पिछले अनगिनत वर्षों में कितनी दिव्य वस्तुओं को बाहर निकाला गया था। उन सभी को जोड़कर निश्चित रूप से धन की एक खगोलीय राशि कहा जा सकता है। ये कबीले के लिए भी, यदि वे इस खजाने के घर और उन दिव्य वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, तो उनकी शक्ति दोगुनी से अधिक हो जाएगी। लेकिन यह अफसोस की बात है कि वर्षों से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। इसलिए अंत में यह धीरे धीरे कुछ युवा मास्टर्स के लिए प्रतिस्पर्धा करने के स्थान के रूप में विकसित हुआ। हालांकि हर बार बहुत सारी दिव्य वस्तुएं उगलती थीं, फिर भी आने वाले ये क्लान मास्टर जैसे मास्टर्स को आकर्षित करना असंभव था। यह ऐसा ही था जैसे कई ताकतें एक दूसरे के साथ मौन समझ रखती हों। वे बहुत शक्तिशाली गुरुओं को प्रवेश नहीं करने देते थे और इसे युवा शिष्यों के लिए अनुभव प्राप्त करने का स्थान माना जाता था। इस खजाने का एक इतिहास है, ये कियान ने कहा। ऐसी अफवाह थी कि यह एक निश्चित ईश्वर का दिव्य साम्राज्य है। ये शिवेन यह सुनकर चौंक गई। वह ठंडी हवा के एक कौर को चूसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। येमो ने एक बार कहा था कि एक देवता का तथाकथित दैवीय साम्राज्य अपने स्वयं के डोमेन के संक्षेपण द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये जिवेन की वर्तमान ताकत कुछ 100 से 1000 मील तक सीमित थी, इसलिए उसके डोमेन की ताकत कम से कम हो जाएगी। लेकिन अगर यह एक ईश्वरीय राज्य था तो यह बहुत बड़ा था। इस दुनिया का आकार जेनवू जी से लगभग कम नहीं था। हालांकि दुनिया की ताकत और समृद्धि को क्षेत्र के आकार से नहीं आंका जा सकता था, यह सिर्फ एक भटकती हुई आधी अधूरी दीवार थी। बड़ा होने पर भी वह इस तथ्य को नहीं बदल सकता था। इस खजाने के घर में जेनवू जी का मार्शल आर्ट स्तर दुनिया से बहुत कम था, लेकिन यह अभी भी एक मुख्य विमान था। ये कियान ने कहा, तो यह खजाना एक भगवान का निजी खजाना होने की बहुत संभावना है। एक भगवान की शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। यदि यह वास्तव में जैसा कि अफवाहें कहती हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। ये जिवेन ने सिर हिलाया। यदि यह वास्तव में अफवाहों की तरह होता, तो वह थोड़ा भी उत्सुक नहीं होता, भले ही वह कुछ गुना अधिक विचित्र हो। ईश्वर, वह प्राचीन काल का पर्यायवाची था। लेकिन भले ही वे इन दिव्य वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, मुझे डर है कि वहां बहुत सारे स्वामी मौजूद होंगे। मुझे डर है कि जब समय आएगा तो खजाने के घर में सभी दिव्य क्षेत्र के स्वामी वहां एकत्र होंगे। ये कियान ने कहा। यह एक वैभवशाली भोज था। हालांकि केवल ये जिवेन ही नहीं थी जो इस दावत के बारे में जानती थी। यह मार्शल आर्ट टैबलेट की तरह नहीं था जिसे कुछ ही लोगों के लिए दबा दिया गया था। इसके बजाय यह लगभग सभी के द्वारा ज्ञात एक रहस्य था। जहां तक अवसर की बात है, यह केवल अंतिम छोटी अवधि में था। वे कितना प्राप्त कर सकते हैं यह उनकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। उस समय यह आतंक का एक और राज्य होगा, क्योंकि कितनी भी दिव्य वस्तुएं और जादू के खजाने थे, वे उन लोगों के बीच वितरित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे जो उन्हें लालच से देख रहे थे। संक्षेप में, भिक्षु बहुत अधिक थे और पर्याप्त भोजन नहीं था। कई लोग इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिव्य वस्तुएं थीं। तो हर दैवी वस्तु के लिए होड़ खून से रंगी हो सकती है। मुझे पता है, लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा, ये जिवेन ने कहा। हालांकि वह ताती की दावत का हिस्सा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके पास मौत को दावत देने की कोई योजना नहीं थी। वह आसानी से जोखिम नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर हम भी महल के खजाने में जाते हैं तो मुझे डर है कि हम टेंगटोंगटियन से भिड़ेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये कियान ने पूछा। तो हम इस समय के दौरान टेंगटोंगटियन द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए महल के खजाने में नहीं जाएंगे। आखिरी समय में हम महल के खजाने में भाग जाएंगे। उस समय टेंगटोंगटियन को हमारी परवाह करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, ये जिवेन ने धीरे से कहा। सभी योजनाएं क्रम में थीं। जाहिर है उन्होंने इस मामले के बारे में पहले ही सोच लिया था। हालांकि वह बहुत सी बातें नहीं जानता था, फिर भी उसने ये जिंग से बहुत कुछ सीखा था।
चूंकि वह महल के खजाने के अस्तित्व के बारे में जानता था, ये ज़िवेन इस मामले की योजना बना रहा था। ये कियान ने सिर हिलाया। यह निस्संदेह इसे करने का सबसे सुरक्षित तरीका था। बाकी 1 साल में मैं अंतरिक्ष चैनल पर जाने की योजना बना रहा हूँ। मुझे अपने शरीर को संयमित करने के लिए अंतरिक्ष अशांति की जरूरत है। ये ज़िवेन ने बिना कुछ छुपाए कहा। दूसरों के लिए उसके पास अभी भी आरक्षण हो सकता है, लेकिन ये कियान के लिए उसके पास नहीं होगा। वजह भी बड़ी साधारण थी। तो कियान ने उसे उसके सबसे कमजोर रूप में देखा था और उसके सबसे कमजोर होने पर उसकी रक्षा की थी। वह पहले से ही दूसरों से अलग थी। वह ये कियान में विश्वास करता था। पुष्टि करने के बाद ये ज़िवेन और ये कियान ने तुरंत वाहन प्रकाश पर कदम रखा और अंतरिक्ष चैनल की दिशा में चले गए। उन दोनों के चले जाने के कुछ ही देर बाद एक भयानक आकृति सीधे घटनास्थल पर दिखाई दी, जो उस जगह के खालीपन को चीर रही थी। गति अत्यंत तेज थी। यदि ये कियान ने टेंग तोंग तियान को जल्दी से मारकर नहीं छोड़ा होता तो वह सीधे उसके देवता द्वारा अवरुद्ध हो सकती थी। धत्तेरी की, यह व्यक्ति टेंग तोंग तियन था। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली और यहाँ तक कि आकाश भी थोड़ा कांप उठा। उनका पूरा शरीर आकाश में विलीन हो गया, जैसे कोई देवता शून्य में खड़ा हो। अभी अभी मूल आत्मा की शक्ति उसके मूल शरीर की शक्ति का 1% भी नहीं थी। स्नो जेड तलवार ये कियान के हाथों में गिर गई है। यह थोड़ा परेशानी भरा है। ये कियान को एक प्राचीन देवी का पुनर्जन्म होने की अफवाह है। उसके पास ये परिवार में कई उच्च अधिकारी का ध्यान भी है। यदि वह बाहर नहीं आती, वास्तव में उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। टेंग तोंगटियन ने अपनी बाहें चढ़ा लीं और खुद से कहा, धिक्कार कुतिया, अगर मुझे स्नो जेड तलवार मिल जाती तो मेरी वर्तमान ताकत में कई गुना सुधार हो जाता। यहाँ तक अगर मैं दक्षिणी अत्याचारी स्वर्ग के ये कियोंग के साथ प्रतिस्पर्धा करता तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं होता। टेंग तोंगटियन ने थोड़ा उदास होकर कहा, मैं मूल रूप से पहले स्नो जेड तलवार प्राप्त करना चाहता था। जब वह समय आएगा तो मैं किसी से नहीं डरता। जब मैं दिव्य वस्तुओं को उगल दूंगा तो मैं भी ये कियोंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि वह लंबे समय तक नहीं रहे। चूंकि स्नो जेड तलवार को ले जाया गया था, इसलिए उसके लंबे समय तक रहने का कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह से क्षितिज में गायब हो गया। हर बार जब वह दिखाई दिया, यह एक फ्लैश था। यह एक छोटे पैमाने का टेलीपोर्टेशन था। बेशक इस खजाने में बहुत दूर टेलीपोर्ट करना उनके लिए असंभव था। अन्यथा वह नहीं जानता कि समय आने पर उसे कहाँ टेलीपोर्ट किया जाएगा। ये ज़िवेन और ये कियान की गति बहुत तेज थी। तो कियान स्वयं अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के शीर्ष विशेषज्ञ थे। हालांकि ये ज़िवेन ने अभी तक आधे कदम वाले आकाशीय दायरे में कदम नहीं रखा था, लेकिन उसकी गति निश्चित रूप से उसकी डेमन विंग्स मूवमेंट तकनीक के साथ धीमी नहीं थी। केवल 3 दिनों और 3 रातों में दोनों पहले ही स्पेस टाइम चैनल के बाहर आ चुके थे। पहले की तुलना में यह स्पेस टाइम चैनल अब भी अलग नहीं था। हर जगह अनगिनत अंतरिक्ष शांति थी। ये ज़िवेन ने संकोच नहीं किया और सीधे इन अंतरिक्ष शांति में भाग गई। उन्होंने अपनी सभी वास्तविक तात्विक ऊर्जा और दिव्यताओं को एकाग्र कर लिया और इन अंतरिक्ष शांति को अपने शरीर पर आने दिया। इन अंतरिक्ष विक्षोभों में से प्रत्येक में एक भयानक आंसू बल था। ये ज़िवेन को ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी शक्ति उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देने वाली है। तो ज़िवेन ने विरोध करने के लिए देवत्व या आभा शील्ड का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि इस तरह की निरंतर फाड़ और निरंतर मरम्मत उसके शरीर को संयमित करने का सबसे प्रभावी तरीका था। ये कियान ने देखा कि ये ज़िवेन वास्तव में अपने शरीर को संयमित करने के लिए अंतरिक्ष शांति का उपयोग कर रहा था। वह थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। ये अंतरिक्ष शांति किसी के लिए भी एक ऐसा अस्तित्व होगा जिसे हर कीमत पर टाला जा सकता है। अगर वे सावधान नहीं होते तो वे मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। ये ज़िवेन ने ऐसा करने का साहस किया। उसका शरीर उसकी कल्पना से भी अधिक अत्याचारी था। यह देखकर कि ये ज़िवेन थोड़ा हैरान थी, ये ज़िवेन थोड़ा गर्व किए बिना नहीं रह सकती थी। उन्होंने कहा, मार्शल आर्ट को परिष्कृत करने वाले शरीर के इस सेट को अत्याचारी शरीर शास्त्र कहा जाता है। यह शक्ति और क्रूरता के मार्ग पर चलता है। जब उच्च स्तर पर अभ्यास किया जाता है तो ड्रैगन कबीले को भी सीधे मारा जा सकता है। यहाँ तक ड्रैगन कबीले को भी सीधे मारा जा सकता है। ये कियान की आंखें थोड़ी चमक उठीं, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा आश्चर्य नहीं था। ये ज़िवेन ने अपना परिचय समाप्त करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे अंतरिक्ष की उथल पुथल की गहराई में चले गए। हालांकि ये अंतरिक्ष विक्षोभ भयानक थे, फिर भी उनमें बहुत सारे अशुभ जानवर रहते थे। ये अशुभ जानवर अंतरिक्ष की उथल पुथल पर पलते थे और अतुलनीय रूप से भयंकर थे। हालांकि ये ज़िवेन और ये कियान के संयुक्त प्रयासों के तहत यह कुछ भी नहीं था। तो ज़िवेन का शरीर अद्वितीय था और वह इन अशुभ जानवरों के बीच अजेय था। हर बार जब वह हमला करता तो एक अशुभ जानवर मौके पर ही मारा जाता। उनके हाथों में किसी भी तरह की मार्शल आर्ट अद्भुत शक्ति बिखेरती थी। तलवारबाजी,
ब्लेड तकनीक, मुट्ठी तकनीक, पाम तकनीक, उंगली की तकनीक। उनके हाथों में कोई बाधा नहीं थी, खासकर स्काई सेवरिंग फिंगर। इस समय उन्होंने इसे पूरी तरह से ब्रांडेड किया। इस समय एक राक्षस उसकी उंगली के एक आकस्मिक बिंदु के साथ मौके पर ही मारा जाएगा। इन रक्तसारों को येज़िवेन ने त्यानयुवान दर्पण के माध्यम से पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। यहाँ तक येज़िवेन ने अंतरिक्ष शांति में इन राक्षसों के जीवित रहने के वास्तविक रहस्य का विश्लेषण करने के लिए रहस्यमय स्थान का उपयोग करना शुरू कर दिया। यदि इन रहस्यों का विश्लेषण किया जा सकता है तो अंतरिक्ष के बारे में येज़िवेन की समझ एक बार में कई स्तरों तक बढ़ जाएगी। उस समय उसे दिव्य सत्ता क्षेत्र तक पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं हो सकती है और वह टेलीपोर्ट करने में भी सक्षम हो सकता है। और 1 वर्ष से अधिक का समय बीत गया जब वे दोनों अंतरिक्ष शांति में अभ्यास कर रहे थे। 1 वर्ष से अधिक समय में उनकी दोनों शक्तियों ने विशेष रूप से इस अंतरिक्ष विक्षोभ में काफी प्रगति की थी। पहले तो वे दोनों कुछ असहज थे, विशेष रूप से येज़िवेन, जिन्होंने अपने सभी बचावों को पूरी तरह से हटा दिया था। यह कहा जा सकता है कि वह इस अंतरिक्ष शांति में पूरी तरह नग्न था। उसे हर समय इन अंतरिक्ष विक्षोभों की चीर-फाड़ सहना पड़ता था। इस तरह का दर्द कष्टदायी था क्योंकि ये अंतरिक्ष शांति सीधे अंतरिक्ष को ढहाने के बराबर थी। यह एक व्यक्ति की छाया के समान था जो एक दर्पण में परिलक्षित होता था, लेकिन यदि दर्पण गिर गया तो व्यक्ति की छाया कितनी ही मजबूत क्यों न हो, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अब येज़िवेन ऐसी स्थिति में थी। वह लगातार टायरेंट बॉडी स्क्रिप्चर और फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक चला रहे थे। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता, भले ही वे उसी अत्याचारी शरीर तकनीक का अभ्यास करते, तो यह बेकार होता। वे कभी भी इस तरह अभ्यास करने की हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि वे येज़िवेन की तरह नहीं हो सकते थे, जिनके पास फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक थी और वे इस तरह की अंतहीन अभ्यास तीव्रता को सहन कर सकते थे। इसके अलावा येज़िवेन की सबसे तेज प्रगति स्काई सेवरिंग फिंगर के अभ्यास में थी। स्काई इम्प्रेसिंग फिंगर का छोटी उपलब्धि के स्तर तक अभ्यास करने के बाद स्काई शेकिंग फॉर्म का अभ्यास अंततः छोटी उपलब्धि के स्तर तक किया गया। निस्संदेह हेवन प्रिजन टेक्निक की तुलना में शॉकंग द स्काई टेक्निक को स्मॉल अचीवमेंट स्तर तक अभ्यास करना बहुत आसान था। स्वर्गीय जेल तकनीक ने छोटी उपलब्धि के स्तर तक पहुंचने के लिए 5 अरब स्पिरिट क्रिस्टल की खपत की थी। हालांकि शॉकंग द स्काई तकनीक ने केवल 4 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल का उपभोग किया था। हालांकि आसमान को कैद करने वाली उंगली और आसमान को हिलाने वाला रूप अलग अलग थे, फिर भी नींव आसमान को तोड़ने वाली उंगली थी। इसलिए इसका एक बड़ा हिस्सा समझ की श्रेणी से संबंधित था और येज़िवेन को इसे बार बार समझने की आवश्यकता नहीं थी। इसने कुल 1 अरब स्पिरिट क्रिस्टल की बचत की। यदि स्काई इम्प्रेसिंग फिंगर का सार कारावास शब्द में है तो स्काई शेकिंग फॉर्म शॉक शब्द में निहित है। हालांकि यह एक उंगली की तकनीक थी, यह चाल बड़े पैमाने पर मार करने वाली मार्शल आर्ट थी। जब उंगली उठाई जाती तो 100 मील के दायरे में आने वाले सभी शत्रुओं का सफाया कर दिया जाता, मानो वह वास्तव में दुनिया को नष्ट करने जा रहा हो। हालांकि अपेक्षाकृत बोलना इन दोनों मार्शल आर्ट की घातकता बहुत अधिक नहीं थी। विशेष रूप से समान रूप से मेल खाने वाले मास्टर्स का सामना करते समय सफलता की क्षमता अपर्याप्त थी। असली हत्यारा कदम अभी भी बाद का स्काई ब्रेकिंग फॉर्म था। स्काई ब्रेकिंग फॉर्म वास्तविक शक्तिशाली चाल थी, लेकिन इसकी तुलना में यह कहा जाना चाहिए कि प्रत्येक का अपना रहस्य था और प्रत्येक के अलग अलग उपयोग थे। येज़िवेन ने मूल रूप से हेवन ब्रेकिंग स्टाइल का अभ्यास एक ही बार में करने की योजना बनाई थी। हालांकि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए पलक झपकते ही 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया था। वह पेटू दावत शुरू होने वाली थी। ज्यादातर लोगों को अब तक आ जाना चाहिए था। येज़िवेन ने चुपके से सोचा। फिर वह ये कियान को देखने के लिए मुड़ा जो उसके पास था। हालांकि उसे अभी स्काई ह्यूमन मंच तक पहुंचना बाकी था, लेकिन उसकी आभा 1 साल पहले की तुलना में अधिक मजबूत और चिकनी थी। 1 साल पहले ये कियान आधे चरण वाले स्काई ह्यूमन चरण के अंतिम चरण में ही पहुंची थी और उसकी आभा में अभी भी कुछ किनारे थे जिन्हें अभी भी ठीक किया जाना बाकी था। हालांकि वर्तमान में उसने पहले ही अपनी सारी आभा को असामान्य रूप से चिकनी अवस्था में समेट लिया था। इसके अतिरिक्त खेती के आधार में तेजी से वृद्धि के कारण होने वाले सभी दुष्प्रभावों को ठीक कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में वर्तमान ये कियान 1 साल पहले की तुलना में दोगुनी शक्तिशाली थी। अगर उसे फिर से टेंग टोंगटियन की मूल आत्मा का सामना करना पड़ा तो वह उसे एक ही बार से मारने में सक्षम होगी। उसकी खेती का परिवर्तन स्पष्ट था। केवल ये कियान ही नहीं, येज़िवेन भी अब वही थी। 1 साल से अधिक समय पहले टेंग टोंगटियन का सामना करते समय वह अभी भी बहुत शर्मिंदा था। यह भी कहा जा सकता है कि उसके पास वापस लड़ने की ज्यादा ताकत नहीं थी। हालांकि यह अब अलग था। अब भले ही उसने टेंग टोंगटियन की मूल आत्मा का सामना किया हो, येज़िवेन खुद को बचाने के लिए काफी था। किसी को पता होना चाहिए कि ये कियान के सामने टेंग टोंगटियन की मूल आत्मा कमजोर थी। हालांकि ताकत के मामले में यह स्काई ह्यूमन स्टेज के तहत शीर्ष पायदान पर रहने के लिए पर्याप्त था।
ये कल्पना की जा सकती थी कि एक शिवेन ने अब कितनी प्रगति कर ली है। बेशक वह अभी भी आधे चरण स्काई ह्यूमन स्टेज के अंतिम चरण के मास्टर को नहीं हरा सका, लेकिन वह खुद को बचाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। अपनी रक्षा करने की उसकी क्षमता को कम मत समझो। इस बार वह दिव्य वस्तु छीनने वाला था। जब तक वह काफी तेज था तब भी वह ऐसा कर सकता था। ये कियान ने ये ज़िवेन की ओर देखा। वह स्पष्ट रूप से तैयार थी। दोनों तुरंत खजाने के घर की गहराई में जाने लगे। 5 दिनों और 5 रातों के लिए उड़ान भरने के बाद वे अंत में खजाने के घर की गहराई में आंतरिक खजाने के किनारे पहुंचे। हालांकि उन्होंने अनगिनत खजाने को आंतरिक खजाने में प्रवेश करते देखा। आसमान में एक विशाल खजाना घर उठ रहा था और आसमान में गिर रहा था। रंग बिरंगी धाराएं खजाने के घर के चारों ओर झिलमिलाती थीं, जैसे कि वह पूरी तरह से सुरक्षित हो। खजाने के चारों ओर हजारों शक्तिशाली आंकड़े और आभा आसपास के शून्य में आपस में जुड़े हुए थे। उनमें से सबसे कमजोर दिव्य लोक में आधे कदम के विशेषज्ञ थे और वे सभी पूरी तरह से शून्य में विलीन हो गए थे। अगर कोई उन्हें नंगी आंखों से देखे तो यह बताने का कोई तरीका नहीं होगा कि वे कहाँ हैं। ये विशेषज्ञ भी चुपचाप इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने भी उतावलापन नहीं दिखाया। सबसे पहले ये लोग अत्याचारी विशेषज्ञ थे। किस तरह की स्थिति उन्होंने पहले नहीं देखी थी। स्वाभाविक रूप से वे उतावलेपन से कार्य नहीं करेंगे। दूसरे, अनगिनत सर्वशक्तिमान विशेषज्ञों ने इस खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ था। यह उनके लिए एक वेक अप कॉल था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे अतीत के उन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञों से अधिक शक्तिशाली थे? इस बात को समझने के बाद सभी काफी शांत हुए। हालांकि उनके द्वारा उत्सर्जित अत्याचारी आभा एक स्पष्ट संकेत था कि उनमें से किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी थी। यदि इन अत्याचारी प्रभामंडल को बाहर छोड़ दिया जाए तो वे पूरे क्षेत्र को डराने में सक्षम होंगे। ये ज़िवेन और ये कियान के आगमन ने अभी भी बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि वे बहुत देर से आए। सामान्यतया वे शायद ही कभी इतनी देर से आए। यदि वे देर से आए तो वे अंतरतम और सर्वोत्तम स्थिति को हथियाने में सक्षम नहीं होंगे। इन पदों को आसमान से नहीं गिराया जा सकता था, उन्हें केवल खूनी लड़ाइयों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन अगर वे जल्दी आते तब भी वे बहुत सारे फायदे हासिल कर पाते। जमीन पर बहुत सारा खून सबसे अच्छी स्थिति के लिए लड़ाई का नतीजा था। शुरू से अंत तक, इससे पहले कि वे दिव्य वस्तु के लिए लड़ना शुरू करते, दर्जनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह एक पेटू दावत थी। खून से सींचे जाने की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से नकली नहीं थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं लगा। मार्शल आर्ट की सड़क लाशों से पटी हुई थी। यह बहुत ही सामान्य बात थी। हालांकि उन दोनों के बारे में कुछ अजीब था। ये कियान का साधना आधार, जो आधे चरण वाले स्काई ह्यूमन चरण के चरम पर था, एक बात थी। हालांकि वह उनमें सबसे मजबूत नहीं थी, फिर भी उसे एक औसत किसान माना जा सकता था। हालांकि जो वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली थी वही एक शिवेन थी। इस जगह पर जहां हर जगह हाफ स्टेप स्काई ह्यूमन रियल्म और यहां तक स्काई ह्यूमन रियल्म मास्टर्स थे, लॉ फेज रियल्म के 8वें स्तर के एक बच्चे ने वास्तव में ऐसी जगह पर आने की हिम्मत की। क्या वह मूर्ख था या उसका सिर दरवाजे से पकड़ा गया था? एक पल के लिए ये ज़िवेन ध्यान का केंद्र बन गई। सबकी निगाहें ये ज़िवेन के शरीर पर पड़ीं। हो सकता है कि वे उसकी बहुत परवाह न करते हों, लेकिन उनकी अत्याचारी ताकत ने उनकी निगाहों को चाकुओं की तरह तेज कर दिया। वे ये शिवेन के शरीर में एक बड़ा छेद करना चाहते थे। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता, यहाँ तक कि कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक योद्धा भी होता, तो वे बहुत असहज होते और मौके पर ही निकल भी सकते थे। हालांकि ये ज़िवेन अलग थी। इन नज़रों के पीछे की ज़बरदस्ती को उन्होंने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। यह उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सका। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर एक असाधारण असर के साथ खड़ा था। इससे कई लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान का एक नया स्तर आ गया। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति यहाँ आने की हिम्मत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास वास्तव में कुछ कौशल है। वह पूरी तरह से मूर्ख नहीं था, लेकिन उसका अपना आत्मविश्वास था। अन्य बातों का उल्लेख न करें, बस यह विश्वास, और विश्वास पहले से ही कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के कई विशेषज्ञों से अधिक मजबूत था। यहाँ तक बहुत से योद्धा जो आकाशीय क्षेत्र में आधा कदम थे, उनमें भी इतना साहस नहीं था। हालांकि सभी ने केवल कुछ समय के लिए देखा और रुचि खो दी। हालांकि इन लोगों के बीच ये ज़िवेन बहुत खास था। अंत में वह कानून अभिव्यक्ति दायरे के 8वें स्तर पर सिर्फ एक योद्धा था। उनके लिए उन्होंने बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं किया। शायद वह सिर्फ एक तमाशबीन था। क्या अधिक है, उसकी स्थिति बहुत पीछे थी। यदि कोई दैवीय वस्तु भी थूक दी जाती तो उसकी बारी ही नहीं आती। अगर उसे इसका फायदा उठाना है तो उसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए। उसके सामने इतने सारे लोगों के साथ कोई भी दिव्य वस्तु उसकी बारी नहीं होगी। यह दूसरों द्वारा छीन लिया जाएगा। इसके विपरीत ये कियान ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
हालांकि ये कियान केवल आधे कदम दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर थी, उसके शरीर पर आभा ने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। जाहिर है वह कोई साधारण गुरु नहीं थी। ये जीवेन, यही वह जगह है जहां मेरे ये परिवार के मालिक इकट्ठा होते हैं। चलो साथ चलते हैं। उस समय यहां तक तेंग तोंगटियान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस समय ये कजिवेन के दिमाग में ये कियान की आवाज सुनाई दी। पूरा दृश्य खामोश था, सब चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। यहां तक अगर वे बोलना चाहते थे तो वे इसे सीधे बोलने के बजाय गुप्त आवाज प्रसारण के माध्यम से करते थे। कुछ समय के लिए तो पूरा दृश्य दिव्य इंद्रियों की गड़गड़ाहट में डूबा हुआ था। ये जिवेन ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में ये कियान इशारा कर रही थी। निश्चित रूप से एक कोने में ये कबीले के विशेषज्ञों ने उस क्षेत्र के लगभग सभी कोनों पर कब्जा कर लिया था। टीम में सबसे आगे खड़े आकाशीय क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक अत्याचारी विशेषज्ञ उनका नेतृत्व कर रहे थे, जो कि खजाने के घर के सबसे करीब का स्थान भी था। आम लोग बिल्कुल भी संपर्क करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और उनके पीछे अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के 100 से अधिक विशेषज्ञ थे। ये कबीले में छोटे संगठनों के नेता भी थे। यद्यपि ये लोग आकाशीय क्षेत्र के कई विशेषज्ञों की दृष्टि में कुछ भी नहीं थे, युवा पीढ़ी के बीच वे प्रसिद्ध बड़े शॉट्स भी थे। हालांकि ये जिवेन का ध्यान इस तथ्य पर गया था कि एक युवक पूरी ये क्लान की टीम में सबसे आगे हवा में शांति से खड़ा था। वह अन्य विशेषज्ञों की अत्याचारी ताकत की तुलना में बहुत साधारण लग रहा था। शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा था अगर वे अपनी आंखें बंद कर लेते और केवल इस व्यक्ति को देखने के लिए अपनी दिव्य भावना पर भरोसा करते। लेकिन ये शख्स पूरी ये फैमिली टीम में सबसे आगे खड़ा था। तमाम लोगों के बीच भी वह उन चंद लोगों में से एक थे जो सबसे आगे खड़े रहते थे। उसने नीले रंग का लहंगा पहना हुआ था और उसका चेहरा हरिताश जैसा था। उनके हाथ में एक पेंडेंट फोल्डिंग फैन था जो उनके हाथ से कभी नहीं छूटा। बीच बीच में वह अपनी हथेली से पक पक की आवाज निकालता। इस शांत वातावरण में यह काफी स्पष्ट था, लेकिन वह इससे अनजान लग रहा था। केवल उसे ही नहीं बल्कि औरों को भी यह अजीब नहीं लगा। वे बस इसके अभ्यस्त थे। ये क्योंग, ये परिवार के 5 अत्याचारियों में से एक नान बातियन का ये क्योंग। हालांकि ये शिवेन ने पहले कभी ये क्योंग को नहीं देखा था। जिस क्षण उसने इस आकृति को देखा, स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में यह नाम उभरा। ये परिवार के 5 अत्याचारियों को प्रसिद्ध कहा जा सकता है। यहाँ तक ये परिवार की कई युवा पीढ़ी को भी ये परिवार के कुलपति का नाम नहीं पता था, लेकिन वे 5 अत्याचारियों को जरूर जानते थे। ये परिवार में करोड़ों प्रत्यक्ष वंशज थे। उनमें से अनगिनत उस्ताद और प्रतिभाशाली थे। युवा पीढ़ी गंगा नदी की रेत की तरह थी, गिनना मुश्किल था। ये जिंग, ये फैंग जैसा बनना और कुछ समय के लिए ये परिवार में प्रसिद्ध होना पहले से ही बहुत मुश्किल था। वे पहले से ही सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन ये फैमिली के 5 टायरेंट्स एक अलग अवधारणा थी। ये 5 लोग ये फैमिली में काफी चर्चित थे। यहाँ तक पुराने राक्षस जो कई वर्षों से बंद दरवाजे में प्रशिक्षण ले रहे थे, या जीवित जीवाश्मों ने भी उनके नाम सुने होंगे। यहाँ तक कई दिव्य क्षेत्र के स्वामी भी उनके साथ जुड़ गए थे और एक शक्तिशाली हित समूह स्थापित करने के लिए खुद को उनसे जोड़ लिया था। ये 5 लोग न केवल मजबूत थे, बल्कि वे अत्याचारी अस्तित्व भी थे जो दिव्य क्षेत्र में पहुंच गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से प्रत्येक ने ये परिवार के लिए महान योगदान दिया था। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और महान योगदान दिया था। इस बार की तरह ट्रेजर हाउस की चाबी आखिरकार दक्षिणी अत्याचारी स्वर्ग के ये कियोन के हाथों में आ गई थी। हालांकि उन्होंने इस कुंजी को ये परिवार में योगदान दिया था, साथ ही कई स्वामी जिन्होंने खुद को ये परिवार से जोड़ा था ट्रेजर हाउस में प्रवेश करने और कई लाभ प्राप्त करने के लिए। ये परिवार के लिए भी एक योगदान था और यह एक बहुत बड़ा योगदान था। ये योगदान सतह पर नहीं थे, लेकिन इस मामले से कितने लोगों को फायदा हुआ इसके आधार पर इसे उनके योगदान के रूप में गिना जा सकता है। यहाँ तक ये जिवेन द्वारा 8 खजानों की कड़ाही को प्राप्त करना भी वास्तव में ये क्योंग के लिए धन्यवाद था। और इन योगदानों के अलावा इन 5 लोगों ने भी बहुत कुछ किया था, जिसमें ये परिवार के कई मजबूत दुश्मनों, गद्दारों आदि को मारना भी शामिल था। इन बिखरी हुई चीजों को उनकी अतुलनीय अत्याचारी शक्ति के साथ जोड़ा गया, जिसके कारण उन्हें 5 अत्याचारियों की उपाधि मिली। ये 5 लोग भी ऐसे लोग थे जिनसे उम्मीद की गई थी कि वे ये परिवार के संरक्षक की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास न केवल अत्याचारी ताकत थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पीछे शक्तिशाली हित समूह थे। यहाँ तक दिव्य क्षेत्र के बुजुर्ग भी या तो उनके साथ हो गए थे या गुप्त रूप से उनकी मदद की थी। ये हित समूह उन्हें तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि वे पितृसत्ता की स्थिति तक नहीं पहुंच जाते। और भले ही अन्य पितृसत्ता न बन सकें, फिर भी वे ये परिवार में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। वे इंपीरियल कोर्ट में एक पद भी धारण कर सकते थे और उनके लिए यह भी संभव था कि वे संपूर्ण मानव जाति में शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएं। जो लोग घटनास्थल पर आने में सक्षम थे, वे ये परिवार की युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ थे।
उनमें से हर एक अहंकारी और अनियंत्रित था, लेकिन इस समय वे ये क्यों उनके पीछे रहने को तैयार थे। इसने युवा पीढ़ी में 5 अत्याचारियों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाया। बहुत से लोग चिल्लाए कि वे 5 अत्याचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी ने भी चिल्लाने की हिम्मत नहीं की कि वे 5 अत्याचारियों को पार कर सकते हैं, क्योंकि 5 अत्याचारी ये परिवार की युवा पीढ़ी में शीर्ष अस्तित्व थे। उनसे अधिक अत्याचारी कोई नहीं था। ये ज़िवेन ये कियान से यह सत्यापित करने के लिए कहने ही वाले थे कि उनका अनुमान सही था या नहीं, लेकिन अचानक एक अतुलनीय शक्तिशाली भव्य आभा उसे कुचलने लगी। यह ऐसा था जैसे माउंट तायू उसे दबा रहा था और वह उसे एक पल में कुचलने वाला था। लगभग उसी समय ये ज़िवेन के शरीर की दिव्यता स्वतः ही उसकी त्वचा की सतह के नीचे प्रकट हो गई, इस अदृश्य दबाव को भंग कर दिया। और एक पल में ये कियान का शरीर भी बर्फ और हिम तलवार क्यूई के साथ दिखाई दिया, जिसने इस प्रभावशाली आभा को अलग कर दिया। यह स्नो जेड तलवार की शक्ति थी। फिर एक क्षण में उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई, मानो विशाल आकाश को चीर रही हो। ये कियान ये ज़िवेन, तुम दोनों अभी तक नहीं गए हो। तुम उस सांप की तरह हो जो हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा है। यदि आप स्नो जेड तलवार छीनकर तुरंत निकल जाते तो मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ दिखाई देंगे। स्वर्ग का एक रास्ता है, लेकिन आप इसे लेना नहीं चाहते। इसके बजाय नरक का कोई द्वार नहीं है, लेकिन आप अंदर आ गए हैं। उन दोनों के सामने अचानक एक अत्याचारी आकृति प्रकट हुई। सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं, और यह टेंग टोंगटियन निकला, विशेष रूप से सी रेस के कई विशेषज्ञ। उनके चेहरों पर कुछ हैरान करने वाले भाव चमक उठे। टेंग टोंगटियन को सी रेस के इन विशेषज्ञों के बीच उग्र कहा जा सकता है। कई लोगों को खुले तौर पर या गुप्त रूप से टेंग टोंगटियन से नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उसने जो कहा उसे सुनकर वास्तव में उसे इन दो लोगों के हाथों एक छोटा सा नुकसान हुआ। ये वाकई अजीब था। ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई अस्तित्व नहीं था जो टेंग टोंगटियन को पीड़ित कर सकता था, लेकिन यह आधा कदम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ और कानून अभिव्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए। यद्यपि इन दोनों के बीच शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था, स्वर्ग क्षेत्र के उन विशेषज्ञों की दृष्टि में क्या कोई अंतर था? वे सभी अस्तित्व थे जिन्हें एक थप्पड़ से मारा जा सकता था। क्या इतने सारे लोगों और वर्गों में भेद करना अत्यंत हास्यास्पद नहीं था? तेज आंखों वाले कुछ ही लोगों ने देखा कि टेंग टोंगटियन की अभी अभी की भव्य आभा वास्तव में इन दो लोगों द्वारा आसानी से दूर कर दी गई थी, या दूसरे शब्दों में ये दो लोग दबाव के प्रभावशाली आभा से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। इससे कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। वे स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ की भव्य आभा को पूरी तरह से अनदेखा कर सकते थे। यह वास्तव में आसान नहीं था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो आम लोग कर सकते थे। लेकिन जल्द ही सभी की दिलचस्पी टेंग टोंगटियन की ओर हो गई। वे इस बात को लेकर थोड़े उत्सुक थे कि इन दो लोगों के हाथों टेंग टोंगटियन को कैसे नुकसान उठाना पड़ा। टेंग टोंगटियन की ताकत के साथ इन दो लोगों के लिए 2 हाथ और 2 पैर होने पर भी नुकसान उठाना असंभव था। जल्द ही ऐसे विशेषज्ञ थे जो स्नो जेड तलवार के बारे में पूरी कहानी जानते थे। हालांकि टेंग टोंगटियन के लिए यह मामला लगभग एक बड़ी शर्म की बात थी, और उनके अधीनस्थों में से किसी ने भी उनके सामने इस मामले का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। उस समय बहुत सारे दर्शक थे, इस मामले को लपेटे में नहीं रखा जा सकता था। इसलिए बहुत से लोग जानते थे कि टेंग टोंगटियन को ये कियान ने स्नो जेड तलवार की लड़ाई में छीन लिया था। यह जानने के बाद कई लोगों ने उन दोनों को एक अलग नजरिए से देखा। कोई और कारण नहीं था। अगर यह केवल टेंग टोंगटियन को पीड़ित करने के लिए होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर यह टेंग टोंगटियन की आत्मा पर सिर्फ एक चुपके से किया गया हमला होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। मौजूद कई लोग कर सकते थे। हालांकि इसे करने में सक्षम होना और इसे करने का साहस करना 2 अलग अलग चीजें थीं। टेंग टोंगटियन की ताकत कहने की जरूरत नहीं थी। वह युवा पीढ़ी में भी सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। उसकी आकाशीय शक्ति अनगिनत विशेषज्ञों को डराने के लिए पर्याप्त थी। वह एक बाघ के बराबर था। कितने लोग बाघ की मूंछ छूने की हिम्मत करेंगे? क्या यह मौत को दावत देना नहीं होगा? उनकी आत्मा का हमशक्ल डरावना नहीं था। जो वास्तव में डरावना था वह उनका असली शरीर था। और अब जबकि उसका असली शरीर यहाँ प्रकट हो गया था, ये 2 लोग मुश्किल में पड़ गए थे। यह विचार अचानक सबके मन में आया। टेंग टोंगटियन के मजबूत चरित्र के साथ वह कैसे किसी को अपना अपमान करने और इससे बच निकलने की अनुमति दे सकता है? यह सिर्फ उनके मुंह पर एक तमाचा था, खासकर जब इसमें स्नो जेड तलवार जैसा खजाना शामिल हो। वे इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? ये 2 लोग मर गए थे। हमने स्नो जेड तलवार ली, ये कियान ने हल्के से कहा। हम स्पष्ट रूप से यहाँ पहले पहुंचे। वास्तव में ये कियान ने जो कहा वह उचित था। हालांकि मौजूदा स्थिति में कितने लोग इस तरह के तुच्छ मामले की परवाह करेंगे? ये कियान का शरीर एक चौंकाने वाली बर्फ की तलवार की ऊर्जा के साथ ऊपर उठा। ऐसा लग रहा था मानो यह आकाश और पृथ्वी को पूरी तरह से जमने जा रहा हो।
ठंडी हवा फैल गई, मानो सारा स्वर्ग और पृथ्वी सादे चांदी की परत में लिपट गया हो। जहां तक ज़िवेन की बात है, उसे टेंग टोंगटियन ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। उसकी नज़र में ये ज़िवेन अपने आदिम आत्मा अवतार को भी नहीं हरा सकता था, उसकी तो बात ही छोड़िए। इस समय ये ज़िवेन उसकी नज़रों में भी नहीं था, यहाँ तक ये कियान भी उसकी नज़रों में नहीं था। यह स्नो जेड तलवार है, टेंग टोंगटियन ने हल्के से कहा। ऐसा ही होता है कि मेरे पास ऐसी आसान तलवार की कमी है। जैसे ही उसने यह कहा, टेंग टोंगटियन ने अपना बड़ा हाथ खोला और तुरंत ये कियान की ओर लपक लिया। वह वास्तव में ये कियान के शरीर से स्नो जेड तलवार को बाहर निकालना चाहता था। बजना, इस भयानक दबाव में ये कियान के शरीर में स्नो जेड तलवार ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया की। इसने लगभग अनियंत्रित रूप से प्रतिक्रिया की। ये कियान के सामने बर्फ सफ़ेद तलवार लगभग तुरंत दिखाई दी। बूम! स्नो जेड तलवार ने स्वचालित रूप से ये कियान के सामने एक बर्फ की क्रिस्टल दीवार बना दी। हालांकि इसकी तुलना येमो से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह बहुत प्रभावशाली था। आखिरकार यह अभी तक एक खजाना दानव नहीं बना था, इसलिए इसमें सच्ची आत्मा नहीं थी। टेंग टोंगटियन का बड़ा हाथ सीधे बर्फ के क्रिस्टल की दीवार पर चढ़ गया। बर्फ के टुकड़े हवा में घूम रहे थे और बर्फ के क्रिस्टल की दीवार हवा में इंच दर इंच उखड़ने लगी। हुश! स्नो जेड तलवार ने स्वचालित रूप से अपने मालिक की रक्षा की और एक भयानक सफ़ेद तलवार क्यूई फूट पड़ी। यह हवा के माध्यम से कट गया और तुरंत टेंग टोंगटियन की ओर फिसल गया। यह देखकर आधे कदम वाले आकाश मानव मंच के कई साधक पीले पड़ गए। तथ्य यह है कि स्नो जेड तलवार ने स्वचालित रूप से अपने स्वामी की रक्षा की थी, पहले से ही बहुत भयानक थी। ये कियान के लिए स्नो जेड तलवार को वश में करने में सक्षम होने के लिए वह कोई साधारण पात्र नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने टेंग टोंगटियन के खिलाफ साजिश रचने का साहस किया। वह साहस कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो किसी के पास ही हो। यदि वे ये कियान के स्थान पर होते तो वे शायद उसी स्थान पर आधे में कटकर मर जाते। कई लोग चुपके से चौंक भी गए। उन्होंने चुपके से खुद को ये ज़िवेन और ये कियान के संयोजन की याद दिला दी। ये कियान की ताकत के साथ, जब तक कि वह स्काई ह्यूमन स्टेज कल्टीवेटर नहीं थी, उसे दबाना असंभव होगा। वे केवल उसके द्वारा आसानी से मारे जाएंगे। अच्छा खजाना, हालांकि यह थोड़ा गर्म स्वभाव का है, यह मुझे सूट करता है, टेंग टोंगटियन ने हंसते हुए कहा। उसने अपना बड़ा हाथ खोला और मौके पर पकड़ लिया। उसका हाथ रंगीन रोशनी से चमक उठा। यह चमकदार जेड जैसी सामग्री से बना लग रहा था। वह वास्तव में मौके पर तलवार की रोशनी पकड़ ली। तलवार की रोशनी उसकी हथेली में संघर्ष करती रही, उसे लगातार नष्ट करती रही। हालांकि अंत में यह वास्तव में टेंग टोंगटियन को चोट नहीं पहुंचा सका। यह उसके द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद टेंग टोंगटियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कियान को फिर से पकड़ लिया। उसकी हथेली आसमान से गिरते हुए एक बाज के पंजे में बदल गई। यह तेज और निर्मम था। यह लगभग हवा में फट गया और ये कियान के सामने आ गया। वह उसे मौके पर ही मारना चाहता था और स्नो जेड तलवार को उसके शरीर से बाहर निकालना चाहता था। ये शिवेन ने इसे किनारे से स्पष्ट रूप से देखा। उसकी आंखें खुली की खुली हुई थीं। यह टेंग टोंगटियन बस बहुत अधिक था। कम से कम वह इस हरामी को मारने के लिए इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का इस्तेमाल करेगा। इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर और स्नो जेड सोर्ड के बीच ये ज़िवेन के दिल में कोई निष्कर्ष नहीं था। हालांकि एक बात निश्चित थी, इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर अपनी पूरी अवस्था में स्वाभाविक रूप से स्नो जेड तलवार की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, जिसे सील की परतों द्वारा सील कर दिया गया था। यदि ये शिवेन तैयार नहीं होता तो निश्चित रूप से वह एक पल में टेंग टोंगटियन को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। यह उसे स्वर्ग भी भेज सकता था। हालांकि इस मामले में यह रहस्य कि उसके पास इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर था निश्चित रूप से उजागर होगा। हालांकि स्नो जेड तलवार शक्तिशाली थी, फिर भी यह मुहरों की परतों के नीचे थी। हालांकि आम लोगों को स्नो जेड तलवार का लालच था, लेकिन वे इसके लिए पागल नहीं होंगे। उस समय इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर अलग होगा। इसकी ताकत उन्हें पागल करने के लिए काफ़ी थी। लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के 8वें स्तर पर एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो सकता है या यहाँ तक इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर के साथ एक सेलेस्टियल रियल्म मास्टर को मार सकता है। यह अपने आप में सबसे अच्छा विज्ञापन था। यह सभी शीर्ष मास्टर्स को आकर्षित कर सकता है। उस समय जब तक कि वह ये कबीले में नहीं छिपता और बाहर नहीं आता, उसे बाहर आने के बाद अपने जीवन के लिए भागने के लिए तैयार रहना होगा। यहाँ तक ये कबीले के कई लोग भी लालच में आ सकते हैं। हालांकि अगर यह वास्तव में इस पर आया तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब वे जो कर सकते थे वह समय को विलंबित करना था, जैसा कि उन्होंने मूल रूप से योजना बनाई थी। जब खजाने ने दैवीय वस्तुओं को थूकना शुरू किया तो ये ज़िवेन को विश्वास नहीं था कि टेंग टोंगटियन अभी भी स्नो जेड तलवार के लिए उन दोनों को पकड़ कर रखेंगे।
इस मामले में लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करेगा, विशेष रूप से उस स्थिति में जहां ये कियान को पकड़ने का कोई 100% तरीका नहीं था। हालांकि जब ये शिवेन कुछ करने ही वाला था तो उसने देखा कि एक तलवार की ऊर्जा तुरंत एक उल्का की तरह आकाश से कट रही है। यह सीधे टेंग टोंगटियन के बड़े हाथ की ओर फटा। बूम! टेंग टोंगटियन का विशाल हाथ मौके पर ही हवा में फट गया। उसमें निहित ऊर्जा बह गई और एक तूफान में बदल गई जो सभी दिशाओं में उड़ गया। ये क्योंग! टेंग टोंगटियन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह तुरंत जान गया कि वह व्यक्ति कौन था जिसने यह कदम उठाया था। यह ऐसा था जैसे वह इससे बहुत परिचित था। टेंग टोंगटियन के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा झलक रहा था। उसने ये क्लान की टीम में सबसे आगे की आकृति को देखा। वह अत्यंत साधारण व्यक्ति ये क्योंग था। सभी को अचानक याद आया कि इन दो लोगों का उपनाम ये था और वे दोनों ये वंश के विशेषज्ञ थे। अब जब दक्षिणी अत्याचारी स्वर्ग का ये क्योंग मौजूद था तो वह टेंग टोंगटियन को अपने ही वंशजों का वध करते हुए कैसे देख सकता था। इस बार टेंग टोंगटियन ने खजाने की चाबी सौंप दी थी। मार्ग को ये कबीले में स्थापित किया गया था और उसने ये वंश के कई युवा विशेषज्ञों को एक साथ जाने के लिए आमंत्रित किया था। यह अपने आप में लोगों के दिलों को खरीदने का इरादा रखता था। यह बात सभी जानते थे, लेकिन कोई मना नहीं करता था। आखिरकार यह स्वर्ग से उपहार के बराबर था। ये क्योंग ने भी उनसे कोई वादा करने के लिए नहीं कहा था कि उन्हें उसका समर्थन करना चाहिए। ये क्योंग की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी अगर वह ये कियान और ये जिवेन को टेंग टोंगटियन द्वारा मारे जाने के रूप में असहाय रूप से देखता है। परिवार के मुखिया के सिंहासन पर चढ़ने के लिए जनता का समर्थन होना चाहिए। जनता की सिफारिश भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थी। चाहे यह सार्वजनिक या निजी कारणों से हो, ये क्योंग एक कदम उठाएगा। इसकी अपेक्षा बहुत पहले की जानी चाहिए थी, लेकिन हर कोई इसे चुन चुनकर अभी अभी भूल गया था। हर कोई थोड़ा उत्साहित भी था और कुछ टेंग टोंगटियन और ये क्योंग के बीच लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। दो युवा एक्सपर्ट्स के बीच मुकाबला निश्चित रूप से रोमांचक होगा। इसके अलावा कई लोगों की नज़रों में यह कुत्ते कुत्ते की लड़ाई थी। ऐसा दृश्य स्वाभाविक रूप से अधिक रोमांचक, बेहतर था। यह सबसे अच्छा होगा यदि दोनों पक्ष घायल हों और उनके पास दिव्य वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए दो कम विरोधी हों। वे दोनों के बीच लड़ाई के लिए बेहोश भी हो गए। ऐसे में वे अच्छा शो देख पाएंगे। ये क्योंग, क्या तुम मुझे रोकोगे? टेंग टोंगटियन ने ये क्योंग को देखा। ये क्योंग बस मुस्कुराया, फिर उसके हाथ में फोल्डिंग फैन खटखटाया और धीरे धीरे टेंग टोंगटियन के सामने चला गया। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें रोक दूं? अब तुम मेरे सामने उन दोनों के खिलाफ एक चाल चलाना चाहते हो। क्या तुम मुझे थप्पड़ नहीं मारोगे? टेंग टोंगटियन ने उसे ठंडेपन से देखा और कहा, जैसे उसे ये क्योंग की बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे दोनों अत्यंत स्वाभिमानी थे और उनमें से कोई भी साधारण नहीं था। वे इस समय खुद को नुकसान में कैसे रहने दे सकते हैं? स्नो जेड तलवार मूल रूप से मेरी थी, अब मैं बस इसे वापस चाहता हूं। टेंग टोंगटियन ने कहा, आपने कहा था कि यह आपकी जेब में है, तो यह आपकी जेब में है। हमने स्पष्ट रूप से इसे पहले पाया। टेंग टोंगटियन ने अचानक अपनी दो तेज आंखें घुमाईं, जैसे कि वह एक पल में एक शिवेन को भेदना चाहता हो। इस समय इस छोटे कानून अभिव्यक्ति दायरे के बच्चे ने वास्तव में बाधा डालने का साहस किया। वह सचमुच मौत को दावत दे रहा था। हालांकि ये शिवेन को अपने आभामंडल और जबरदस्ती की जरा भी परवाह नहीं थी। उनके शरीर में दिव्यता थी, इसलिए उन्होंने इस तरह की जबरदस्ती की तनिक भी परवाह नहीं की। आपको लगता है कि सुना? जैसा कि कहा जाता है, खजाने उन्हीं के होते हैं जिनका नसीब होता है। जाहिर है आप किस्मत में नहीं हैं। इसे जबरदस्ती मत करो, ये क्योंग ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसका व्यवहार शिष्ट था, टेंग टोंगटियन के भड़कीले और चिड़चिड़े रूप के विपरीत। हालांकि कोई भी इस चंचल और उत्तेजित टेंग टोंगटियन को कम नहीं आंकेगा। ये क्योंग का सामना करते समय वह केवल थोड़ा घबराया हुआ और हताश होगा। उसे व्याकुल और उत्तेजित करने के लिए कोई और योग्य नहीं था। क्या आप मानते हैं कि यह उन लोगों का है जो किस्मत में हैं? टेंग टोंगटियन ने ये क्योंग को देखा। यही वह व्यक्ति था जो वास्तव में उसके साथ बराबरी पर हो सकता था। जहां तक कियान और ये जिवेन की बात है, वे चींटियों जैसे छोटे पात्र थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे मानते हैं या नहीं। वैसे भी मुझे विश्वास है। ये क्योंग मंद मंद मुस्कुराए, लगभग टेंग टोंगटियन को खून की उल्टी करने की इच्छा होने लगी। टेंग टोंगटियन ने उदास होकर ये क्योंग को देखा। वह यह भी जानता था कि आज यहाँ ये क्योंग के साथ उसके लिए ये कियान के हाथों से स्नो जेड तलवार छीनना असंभव था। क्यों? क्या तुम बाहर जाकर झगड़ा करना चाहते हो? ये क्योंग ने टेंग टोंगटियन को उदासीनता से देखा। टेंग टोंगटियन कुछ देर तक संघर्ष करते रहे। वह ये क्योंग से डरता नहीं था, लेकिन अगर वह वास्तव में बाहर जाकर लड़ने का फैसला करता है तो वह निश्चित रूप से दिव्य वस्तु को थूकने का आखिरी मौका चूक जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, नुकसान स्नो जेड तलवार के मूल्य से कहीं अधिक होगा। वह बहुत सीधे थे और कुछ भी कठोर नहीं कहते थे।
वह यह भी जानता था कि शब्द चाहे कितने ही कठोर क्यों न हो, यह मुट्ठियों के प्रयोग से कहीं अधिक व्यावहारिक था। ये जिवेन और ये कियान ने राहत की सांस ली जब उन्होंने टेंग तोंग तियान को मुड़कर जाते देखा। उन दोनों के पास अपने तुरूप के पत्ते थे और उन्हें विश्वास था कि वे टेंग टोंटियन के हाथों से बच सकते हैं। हालांकि अगर वे लड़ते हैं तो वे खजाने को थूकने का अवसर खो देंगे। हालांकि उन्होंने फिर भी सही दांव लगाया। टेंग टोंटियन अभी भी दिव्य वस्तु थूक को अधिक महत्व देते हैं। इसके लिए वह अस्थायी रूप से उसके और दोनों के बीच की कड़वाहट को दूर कर सकता था। ये जिवेन ने ये क्यूओंग को देखा और उसके बारे में अच्छा प्रभाव डाले बिना नहीं रह सका। हालांकि वह पहले से ही नानबातियन के अस्तित्व के बारे में जानता था, यह उसका पहली बार था जब उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। उसके बात करने और व्यवहार करने के तरीके से उसमें वह स्वभाव नहीं था जिससे ये शिवेन नफरत करता था। ये क्यूओंग थोड़ा मुस्कुराया और कहा, छोटी बहन एक बड़ी आपदा से वापस आ गई है। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। ये कबीले में करोड़ों लोग थे और उनके बीच के खून के रिश्ते पहले से ही बहुत सती थे। कई लोगों के रिश्तेदार पहले ही दर्जनों बेड़ा पार कर चुके थे, इसलिए वे अक्सर एक दूसरे को भाई बहन कहकर संबोधित करते थे। ये कियान ने संयम से सिर हिलाया। ये क्यूओंग की मदद के कारण उसे कोई अलग महसूस नहीं हुआ। ये शिवेन ने उन दोनों को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों। उसे थोड़ा अजीब लगा। ये क्यूओंग ये कबीले के 5 अत्याचारियों में से एक था। वह पूरे ये कबीले और यहाँ तक पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। वह ये फैंग और अन्य लोगों से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक ये फैंग, ये जू और अन्य लोगों को शायद ही कभी ये क्योंग को देखने का मौका मिला था। एक दूसरे को जानने की तो बात ही छोड़ दें। किस प्रकार का व्यक्ति मित्र बनाने के योग्य था, किस तरह के लोग साथ मिलन करने के योग्य थे, ऐसे अनकहे नियम हमेशा से मौजूद थे। हालांकि जितना अधिक उसने ये कियान को समझा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके पास उसकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्य थे। ऐसा लग रहा था कि ये कियानक को ये कियान के ठंडे रवैये के बारे में पता था, इसलिए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसके रवैये पर जरा भी नाराज नहीं था। केवल ये क्यूओंग ही नहीं, बल्कि ये कबीले के अन्य विशेषज्ञों ने भी ध्यान दिया। जब उन्होंने ये कियान की खेती देखी तो वे चकित हुए बिना न रह सके। उनकी साधना के साथ यह देखना मुश्किल नहीं था कि ये कियान उनके समान स्तर तक पहुंच गया था या यहाँ तक लड़ाकू शक्ति के उच्च स्तर तक पहुंच गया था। वे सभी ये कियान से बहुत बड़े थे। हालांकि युवा पीढ़ी की यह जूनियर प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में उनसे बहुत दूर थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्हें पकड़ने के लिए उन्हें कुछ और वर्षों की आवश्यकता होगी। अप्रत्याशित रूप से ये कियान पहले ही उनमें से अधिकांश को पकड़ चुकी थी और वह उनसे भी ज्यादा मजबूत थी। दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा जो शांत थे, दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के कुछ विशेषज्ञ जो दिव्य क्षेत्र में आधा कदम थे, वे शांत नहीं रह सकते थे। यह ज्ञात होना चाहिए कि न केवल उनकी ताकत उत्कृष्ट थी, बल्कि वे विभिन्न छोटे संगठनों के नेता भी थे। मूल रूप से उन्होंने क्लियर मून टेम्पल की परवाह नहीं की। हालांकि कोई भी क्लियर मून टेम्पल को भड़काने के लिए तैयार नहीं था। यह केवल इसलिए था क्योंकि वे अपनी रक्षा के लिए बहुत से लोगों को भड़काना नहीं चाहते थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे मून टेम्पल को साफ करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इससे पहले क्लियर मून टेम्पल में दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के केवल 2 विशेषज्ञ थे। दूसरों के लिए वे विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए वे योग्य से बहुत दूर थे। अगर ऐसा नहीं होता तो केवल सुंदरियों से बना एक छोटा सा संगठन उनकी तुलना करने के योग्य भी नहीं होता। लेकिन अब यह अलग था। ये कियान ने भी अपनी अत्याचारी ताकत दिखाई थी। उसकी ताकत साधारण नहीं थी और स्नोजेड तलवार की ताकत के साथ ये कियान की साधना सीधे बाकी सभी से ऊपर थी। ऐसे मास्टर प्रभारी के साथ क्लियर मून टेम्पल निश्चित रूप से सिर्फ एक फूलदान नहीं होगा। सभी छोटे संगठनों के बीच एक जगह होना पर्याप्त था। उस समय पूरी स्थिति में एक बड़ा फेरबदल होगा। यदि ये कियान के पास दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर था, तो क्लियर मून टेम्पल तुरंत पूरे ये परिवार में छोटे संगठनों में से एक बन जाएगा जिसे उकसाया नहीं जा सकता था। उनके पीछे अनगिनत प्रशंसक थे और यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र के प्रभारी विशेषज्ञ भी थे। ऐसा संगठन स्वाभाविक रूप से सबसे अछूत था। बस ताकत में बदलाव ने सभी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस वजह से हर किसी का ये कियान को इस मंडली में स्वीकार करने का बेहुदा इरादा था। जब तक उसकी ताकत पर्याप्त थी, उसके इस मंडली में शामिल होने से कुछ ही समय पहले की बात थी। जहां तक जिवेन की बात है तो उसकी परवाह किसे थी। बहुत से लोग ये जिवेन को जानते भी नहीं थे और केवल यही सोचते थे कि वह ये कियान का अनुयायी था। बेशक कुछ लोग ऐसे थे जो जानते थे कि वह इस साल की कुलों की प्रतियोगिता का चैंपियन था, मगर इससे क्या, यहाँ के अधिकांश लोग पिछली कुलों की प्रतियोगिताओं के चैंपियन थे। यह तो कुछ भी नहीं था। इसे केवल इस मंडली में प्रवेश करने का एक सोपान ही कहा जा सकता है।
जब किसी की ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंचती है तभी उन्हें उनसे जुड़ने का मौका मिलता है। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया या नहीं, ये शिवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसका लक्ष्य केवल 5 आधिपत्य थे और ये लोग उसका लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने मंजूरी दी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बारे में कैसे, मेरे साथ आओ, ये क्यूओंग ने कहा। वह दबंग नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में एक निर्विवाद स्वर था। ये कियान ने ये जिवेन की ओर देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसकी राय पूछ रहे थे। इससे ये क्यूओंग थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि ये कियान ठंडी थी, लेकिन वह बहुत मुखर लड़की थी। वह हमेशा जानती थी कि क्या करना है और क्या नहीं। इस समय ऐसा क्यों लग रहा था कि वो ये शिवेन की राय पूछ रही थी? ये शिवेन ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और अपना सिर हिला दिया। हालांकि उन्हें अतीत में ये परिवार के कई आकाओं का संरक्षण मिल सकता था, लेकिन उन्हें प्रतिबंधित भी किया गया था। क्योंकि वे सभी ये परिवार के स्वामी थे, उन्हें लूटना असंभव था। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से ये क्योंग द्वारा दिव्य वस्तुओं को विभाजित करने के साथ समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उसकी ताकत से हिस्सा मिलना नामुमकिन होगा। यहाँ तक अगर वह एक हिस्सा प्राप्त कर सकता है तो यह बाकी सभी के द्वारा छोड़ दिया जाएगा, और यह वह नहीं था जो एक शिवेन चाहते थे। स्वाभाविक रूप से ये कियान की ताकत और लोकप्रियता के साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसने फिर भी एक शिवेन के साथ जाना चुना। हालांकि वह एक शिवेन के विचारों को नहीं जानती थी, फिर भी इस तरह के बिना शर्त विश्वास ने एक शिवेन को बहुत प्रभावित किया। यह देखकर कि ये कियान हिल नहीं रहा था, ये क्योंग ने ये जिवेन को थोड़ा आश्चर्य के साथ देखा। फिर उसके मुंह का कोना फड़क उठा और उसने उसे जबरदस्ती करना जारी नहीं रखा। उसने कहा, उस मामले में तुम सावधान रहना। इसके साथ ये क्यूओंग मुड़ा और ये परिवार की टीम में वापस आ गया, चुपचाप अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहा था जब खजाना घर दिव्य वस्तुओं को उगल देगा। जैसे जैसे खजाने के घर से दिव्य वस्तुओं को बाहर निकालने का समय करीब आ रहा था, हर कोई ध्यान केंद्रित करने लगा। सबका ध्यान खजाने वाले घर पर भी था। अब ये शिवेन पर ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे कि यह सिर्फ एक अप्रत्याशित अंतराल था, और अब अंत में गीत के समाप्त होने और सभी को तितर बितर होने का समय आ गया था। एक पल रुको, चलो सेना में शामिल हों। ये जिवेन ने ये कियान को प्रेषित किया। मैं पहले हमला करूंगा और फिर तुम उन लोगों को ब्लॉक करने में मेरी मदद करो। ये कियान ने ये जिवेन को कुछ आश्चर्य से देखा। क्या उसका मतलब था कि वह हमले की मुख्य ताकत होगी? ये जिवेन की ताकत स्वाभाविक रूप से जितनी दिखती थी उससे कहीं अधिक अत्याचारी थी, लेकिन वह यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि ये जिवेन इन आधे चरण दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने से बहुत दूर थी। यह भी कहा जा सकता था कि ये शिवेन उनमें सबसे कमजोर थी। मूल रूप से यह भी एक निर्विवाद मामला था। उसका दायरा मूल रूप से सबसे निचला था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि हालांकि ये शिवेन का दायरा सबसे कम था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति उतनी कम नहीं थी जितनी कि उसके दायरे में दिखाई दे रही थी। मैं तेज हूं। अगर हम हमला करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अधिक सुविधाजनक होगा, तू जिवेन ने कहा। ये कियान ने इसके बारे में सोचा और वास्तव में ऐसा ही था। वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। उसने ये शिवेन की गति पहले देखी थी और यह वास्तव में बहुत तेज थी। उन दोनों ने अपने अगले कदम के विवरण पर चर्चा करने के लिए फिर से गुप्त आवाज संचारण तकनीक का इस्तेमाल किया। ये जिवेन अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी ताकत इस जगह सबसे कमजोर थी। हाफ सटेप सेलेस्टियल बीइंग रियलम के अंतिम चरण के उन विशेषज्ञों के सामने वह अधिक से अधिक अपराजित ही रह सका। कहने की जरूरत नहीं है कि उसके बगल में टेंगटोंगटियन था। एक बार मौका मिलने के बाद उनका मानना कि टेंगटोंगटियन निश्चित रूप से हमला करने का मौका नहीं जाने देंगे। उस समय हो सकता है कि ये क्योंग समय पर मदद करने में सक्षम न हो। अब ये क्यूओंग पूरे दिल से टेंगटोंगटियन पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे, और एक बार जब खजाना घर दिव्य वस्तुओं को बाहर निकालना शुरू कर देता है तो विचलित होना पूरी तरह से असंभव होगा। इसलिए वे केवल खुद पर भरोसा कर सकते थे। हालांकि वे दूसरों की तरह शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक गणना करने की आवश्यकता थी। वे दोनों बुद्धिमान लोग थे और उन्होंने जल्दी से योजनाओं की एक श्रृंखला निर्दिष्ट की और संभावित समस्याओं की एक श्रृंखला का अनुकरण किया। देखते ही देखते पूरा आसमान कांपने लगा। गड़गड़ाहट आवाज सबके कानों में फैलने लगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कबीले के स्वामी इस समय जब उन्होंने यह ध्वनि सुनी तो वे उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। हर कोई जानता था कि यह खजाना घर आखिरकार दिव्य वस्तुओं को उगलते हुए अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था, और यह पूरे खजाने के घर का अंतिम भोज भी था। यह एक ऐसा मौका भी था जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था। गड़गड़ाहट पूरा खजाना घर हिंसक रूप से हिलने लगा और यहाँ तक पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिलने लगी। पूरे खजाने के घर में खजाने से संघनित 7 रंगों का प्रकाश पूरी दुनिया को रोशन करने लगा। एक पल में पूरी दुनिया में खजाने घनीभूत होने लगे। बूम! प्रकाश का एक समूह एक वस्तु को लपेटता है जो सीधे खजाने के घर से बाहर निकलता है। खजाने के घर ने दिव्य वस्तुओं को उगल दिया।
प्रकाश की किरण में लिपटे एक दिव्य वस्तु को खजाने से बाहर थूक दिया गया था। ताई प्यो गोल्ड। कुछ तेज तर्रार लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि यह दिव्य वस्तु क्या है। देखते ही देखते कई लोग उत्तेजित हो गए। हालांकि ड्रेको फर्स्ट गोल्ड एसेंस कोई जादुई खजाना नहीं था, नहीं यह कोई गुप्त मार्शल आर्ट मैनुअल था, फिर भी यह हेवन ग्रेड जादू के खजाने को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक था। हर कोई स्वर्गीय रैंक जादू हथियार प्राप्त नहीं कर सका। इसके अलावा भले ही 1 या 2 स्वर्गीय रैंक के जादुई हथियार प्राप्त किए गए हों, यह बहुत काम का नहीं होगा। हथियारों के अलावा विभिन्न प्रकार के रक्षात्मक जादू उपकरण भी थे। इस प्रकार की आवश्यकता बहुत अधिक थी, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह था कि इसे स्वयं ही परिष्कृत किया जाए। इस समय विभिन्न सामग्रियों का संग्रह एक अपरिहार्य समस्या बन गई थी। इसके अलावा मैजिक टूल्स को परिष्कृत करने के लिए ड्रेको गोल्ड एसेंस सबसे प्रसिद्ध सामग्रियों में से एक था। हुश, एक बड़ा हाथ हवा से बाहर निकला और सीधे ताई प्यो गोल्ड को पकड़ लिया। अप्रत्याशित रूप से एक दिव्य क्षेत्र मास्टर ने सीधे एक चाल चली। यहां तक एक दिव्य क्षेत्र का मास्टर भी ताई प्यो गोल्ड के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और सीधे एक चाल चल दी। तुरंत पूरा आकाश हिंसक रूप से हिल रहा था। वह हड़पना सितारों और चांद को हथियाने की कोशिश करने जैसा था। मौके पर तारे फटने वाले थे। यह मेरा है, एक और जोर की चीख सुनाई दी। एक बड़ा हाथ सीधे ऊपर उठा। एक अन्य दिव्य क्षेत्र मास्टर ने सीधे चाल चली और लड़ाई में शामिल हो गया। जैसे ही यह दिव्य क्षेत्र मास्टर लड़ाई में शामिल हुआ, कई दिव्य क्षेत्र स्वामी लड़ाई में शामिल होने लगे। बूम बूम बूम, आकाश में कुछ दिव्य क्षेत्र के स्वामी लड़ रहे थे और कोई भी दूसरे को रास्ता देने को तैयार नहीं था। इन दिव्य क्षेत्र के गुरुओं को छोड़कर अन्य बहुत शांत थे। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि यह तो बस शुरुआत थी। हालांकि खजाने से निकलने वाली दिव्य वस्तुएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक के स्तर तक नहीं पहुंच सकी, यह निश्चित रूप से सभी की अपेक्षा से कहीं अधिक थी। अब ऊपर जाना और मौत से लड़ना जरूरी नहीं था, विशेष रूप से उन अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के स्वामी के लिए। क्या यह एक मृत अंत नहीं होगा यदि वे इस समय ऊपर पहुंचे? वे ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। अब इसके लिए मत लड़ो, यह सिर्फ एक क्षुधावर्धक है। ये कियान ने अपनी आवाज़ एक शिवेन तक पहुंचाई। यह स्पष्ट था कि इस पहलू में उसकी जांच उस जानकारी से कहीं अधिक विस्तृत थी जो एक वन ने ये जिंग से प्राप्त की थी। अभी ये कुछ दैवीय वस्तुएं जो थूकी जा रही हैं, वे सभी हेवन टियालिट के व्यंजन हैं। हमारे पास उन्हें छीनने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जब खजाना बड़ी संख्या में दैवीय वस्तुओं को थूकना शुरू कर देगा तो वह समय हमारे लिए कदम उठाने का होगा। समय आने पर हमें टेंग टोंग टियन के चुपके हमले से भी सावधान रहना होगा, ये ज़िवेन ने भी याद दिलाया। हालांकि वह अभी भी खजाने के मोह को नहीं छोड़ सका था और यहां आ गया था, लेकिन वह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था जहां वह लालच से अंधा हो जाएगा। यदि वह वास्तव में उस बिंदु तक पहुंच गया होता तो उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता यदि स्वर्ग उसे मरना चाहता था। जैसा कि कहा जाता है, यदि स्वर्ग चाहता है कि कोई मर जाए तो उससे पहले उसे पागल बनाना होगा। इन दैवीय वस्तुओं के लिए संघर्ष करने के लिए यदि उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो यह इसके लायक नहीं होगा। ये कियान ने सिर हिलाया। उसके शरीर में स्नो जेड तलवार ने भी धीरे धीरे एक कुरकुरी तलवार का रोना जारी किया। इसने सीधे उसके शरीर की सतह पर एक बर्फ का कवच बना दिया। ये कियान पहले ही पूरी तरह से बाहर हो चुकी थी। वह कभी भी अपनी चाल चल सकती थी। उसने आसपास के लोगों को देखा, उनमें से कोई भी बेकार नहीं था। हालांकि उन्होंने कोई चाल नहीं चली थी, फिर भी उनका हर आभामंडल उबल रहा था। उन्होंने अपने राज्य को शिखर पर पहुंचा दिया था। वे कभी भी अपनी चाल चल सकते थे। ये ज़िवेन के शरीर में ऑब्जर्विंग पसंद स्क्रिप्चर भी चरम पर काम कर रहा था। वह हाथ पीछे करके खड़ा हो गया। वे पहले ही मुट्ठी में बंध चुके थे। वह किसी भी समय अपना कदम उठाने के लिए तैयार थे। विशेषज्ञों के बीच प्रतिस्पर्धा एक दूसरे विभाजन में हो सकती है, इसलिए हर समय तैयार रहना चाहिए। जबकि ये ज़िवेन और ये कियान अभी भी संवाद कर रहे थे, आकाश में ताई गोल्ड के लिए लड़ाई का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। ताई गोल्ड पूरी तरह से एक अधेड़ उम्र के विशेषज्ञ के हाथों में आ गया था। हालांकि उसने ताई गोल्ड प्राप्त किया था, लेकिन वह बहुत बेहतर स्थिति में नहीं था। सबकी घेराबंदी में वह काफी शर्मिंदा भी था। ताई गोल्ड को अपनी जेब में रखने के बाद वह तुरंत शून्य में पालती मारकर बैठ गया और ठीक होने लगा। दिव्य वस्तुओं की वास्तविक लहर आने से पहले वह अपनी चोटों को ठीक करना चाहता था। कई अन्य विशेषज्ञ जिन्होंने इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की थी, वे भी ठीक होने लगे। उन्होंने अभी इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे बाद में इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। ताई गोल्ड के प्रलोभन के सामने न तो टेंग टोंगटियन और न ही ये कियोन को लुभाया गया। उन्होंने पलक भी नहीं झपकाए। उन दोनों के अलावा ये ज़िवेन ने देखा कि 100 रेस एलायंस और डायमंड रेस से 2 अन्य लोग ध्यान देने योग्य थे। 100 रेस एलायंस का चैंपियन अधेड़ उम्र का लग रहा था और उसने शाही पोशाक पहनी हुई थी।
उसका व्यवहार असाधारण था और उसके पास दुनिया को देखने वाले एक संप्रभु का असर था। दानव जाति के विशेषज्ञ के रूप में वह पूरी तरह से उदासीन दिखे। ये ज़िवेन नहीं जानता था कि वह किस तरह का राक्षसी जानवर था। वह हिमखंड की तरह ठंडा था। जहां वह खड़ा था वहां से 1 मील के दायरे में एक भी व्यक्ति नहीं था। यहां तक दानव जाति के विशेषज्ञ भी इस व्यक्ति के करीब जाने को तैयार नहीं थे। उनके करीब आने से ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वे जम गए हों। उन्हें यह भी भ्रम था कि अगर वे नहीं माने तो इस व्यक्ति द्वारा उन्हें मार दिया जाएगा। कियान, क्या आप जानते हैं कि 100 क्लान एलायंस और दानव जाति के वे 2 विशेषज्ञ कौन हैं? ये ज़िवेन ने पूछा। ये कियान ने जानबूझकर उन दोनों को नहीं देखा, लेकिन वह जानती थी कि एक शिवेन उनके बारे में पूछ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों बहुत उत्कृष्ट थे। वे औरों से बहुत ऊपर थे। टेंग टोंगटियन, ये क्यूओंग और अन्य 3 की तुलना में वे मुर्गियों के झुंड में 4 सारसों की तरह थे। यह पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में आधिपत्य के लिए संघर्ष कर रहे 4 कुलों के दृश्य की तरह था। प्रत्येक कबीले ने एक कोने पर कब्जा कर लिया और एक दूसरे के खिलाफ लड़े। इस बार वान कबीले ने बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं भेजे। हालांकि कई विशेषज्ञ थे और आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। ये क्यूओंग की तुलना में उन्हें लगभग तुरंत ही मात दे दी गई थी। ये चारों लोग एक विशाल प्रकाश स्रोत की तरह थे जो सबका ध्यान खींच रहे थे। अगर कोई अपनी आंखें बंद कर ले तो वे इन 4 लोगों की रोशनी और गर्मी को भी महसूस कर सकते थे। 100 क्लान एलायंस के उस विशेषज्ञ को हाओ लियानजुन कहा जाता है। वह 100 क्लैन एलायंस के 10 रॉयल क्लैंस के एक प्रसिद्ध युवा विशेषज्ञ भी हैं। वह सैकड़ों वर्षों से प्रसिद्ध हैं। उसने बहुत समय पहले दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसकी वर्तमान साधना और भी अथाह है। हाओ लियानजुन कबीले में उनकी स्थिति हमारे ये कबीले के 5 हेगमन्स जैसी है। उसका पद ऊंचा है और उसके साधन ऊंचे हैं। 100 क्लान एलायंस में वह पहले से ही एक वास्तविक पद पर आसीन है और एक क्षेत्र के मामलों का प्रभारी है। ये कियान ने समझाया। पूरे 100 क्लान एलायंस में रॉयल कोर्ट के समान एक संगठन भी था। इसे एल्डर काउंसिल कहा जाता था। 100 क्लैन एलायंस के सभी नेता परिषद में बुजुर्ग थे और 10 शाही कुलों के कुलपति 10 सर्वोच्च बुजुर्ग थे। 100 कबीले गठबंधन में उनका विशेष स्थान था। मानव जाति में विभिन्न अत्याचारियों से अलग, जहां रॉयल कोर्ट केवल सबसे मजबूत अत्याचारी था और वास्तव में मानव जाति के मामलों को नियंत्रित नहीं कर सकता था, 100 क्लान एलायंस में एल्डर काउंसिल 100 क्लैन एलायंस में सच्चा अधिकार था। इसने 100 कबीले गठबंधन के विभिन्न मामलों पर शासन किया। एल्डर काउंसिल के तहत वास्तविक शक्ति वाले संगठन थे। जो लोग उनमें पद धारण कर सकते थे वे अक्सर 100 क्लैन एलायंस में वास्तविक शक्ति वाले लोग थे। यह सोचना कि हाओ लियानजुन इस तरह का पद धारण कर सकता है और ये कियान की अभिव्यक्ति को देखते हुए यह एक अविश्वसनीय स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाओ लियानजुन की क्षमता और प्रभाव सभी के लिए स्पष्ट थे। अन्य डायमंड जीनियस को बिंगवूजी कहा जाता है और वह डायमंड रेस में बहुत दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि उनका असली रूप एक हिमखंड था जो 1 लाख वर्षों तक नहीं पिघलेगा और वह संयोग से एक दानव में बदल गया। तुम्हें पता है, एक हिमखंड जो 1 लाख वर्षों तक नहीं पिघलेगा एक दुर्लभ दिव्य वस्तु है और ऐसी दिव्य वस्तु का एक दानव में बदलना लगभग असंभव है। एक बार जब वह ऐसा कर लेता है तो निस्संदेह वह एक अद्वितीय प्रतिभा होगा। ये कियान ने कहा। इसीलिए डायमंड जाति के कई बड़े लोगों द्वारा उसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है, भले ही उसके पास मां नहीं है। उसमें उनकी सहज प्रतिभा को जोड़ें और वह डायमंड जाति के युवा अभिजात वर्ग के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ज़िवेन थोड़ा अवाक था। इन दोनों लोगों की शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी, विशेष रूप से बिंगवूजी। उसे नहीं पता था कि एक ऐसे हिमखंड को पालने के लिए किस तरह की जगह की जरूरत है जो 1 लाख साल से नहीं पिघला हो। इसके अलावा वह इस हिमशैल को जगाने और बदलने में भी कामयाब रहा था जो 10 लाख वर्षों से नहीं पिघला था। इसे कुदरत का चमत्कार ही कहा जा सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं था जिसे कोई हासिल कर सकता था। इसके अलावा इस प्रकार की प्राकृतिक दिव्य वस्तु के लिए वास्तव में आध्यात्मिक बुद्धि विकसित करना बहुत कठिन था। कई डायमंड जातियों में घास और लकड़ी की आत्माएं सबसे दुर्लभ थीं क्योंकि वे बुद्धि के बिना पैदा हुई थीं। हालांकि एक बार जब वे रूपांतरित हो गए तो वे अक्सर सर्वश्रेष्ठ थे। जिस तरह ये कियान ये ज़िवेन का परिचय करा रहा था, खजाने की तिजोरी ने कुछ और दिव्य वस्तुओं को उगल दिया जिससे तुरंत अधिक दिव्य क्षेत्र के स्वामी उनके लिए लड़ने लगे। कई मास्टर्स जो मूल रूप से एक कदम उठाने के लिए तैयार थे, वे इस समय कार्रवाई करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बीच उन आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स को अभी भी एक चाल चलनी थी और अभी भी वापस पकड़े हुए थे। वे सभी जानते थे कि अब उनके लिए कदम उठाने का समय नहीं था। यदि वे अभी भागते हैं तो वे केवल इन स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामी द्वारा पीट कर मार डाले जाएंगे जो खजाने के लिए लड़ रहे थे और कोई अन्य अंत नहीं होगा। उनका उल्लेख न करें, यहाँ तक दिव्य क्षेत्र के स्वामी भी इन दिव्य वस्तुओं के लिए लड़ते समय काफी शर्मिंदा थे। कुछ आकाशीय क्षेत्र के स्वामी जो स्पष्ट रूप से कमजोर थे लगभग मारे गए और उड़ गए।
उन दिव्य क्षेत्र के स्वामी के पास जरा भी दया या सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि वे सभी जानते थे कि ये लोग बाद की लड़ाई में सबसे प्रत्यक्ष प्रतियोगी भी थे। अब जब एक चला गया था तो उनके लिए बाद में लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। बूम बूम बूम, पूरी दुनिया पागलों की तरह कांप रही थी। न केवल खजाने की तिजोरी हिल रही थी, बल्कि इन स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामी के आंदोलन भी लड़ रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, खजाने की तिजोरी अधिक से अधिक दिव्य वस्तुओं को उगलती रही। पहले तो यह एक समय में केवल एक या दो थूकता था, लेकिन धीरे धीरे यह एक समय में 1 दर्जन से अधिक थूकता था। दैवीय वस्तुओं के लिए पूरी लड़ाई भी एक चरमोत्कर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। मूल रूप से यह केवल कुछ दिव्य क्षेत्र के स्वामी इसके लिए लड़ रहे थे। अब जैसे जैसे अधिक से अधिक दैवीय वस्तुओं को बाहर निकाला गया, यहाँ तक कई दिव्य क्षेत्र के स्वामी जो मूल रूप से बहुत शांत थे, उन्होंने भी भयंकर प्रतियोगिता में प्रवेश करना शुरू कर दिया। हर जगह लड़ रहे दिव्य क्षेत्र के स्वामी के निशान थे। बूम बूम बूम, आधे अधूरे स्काई ह्यूमन दायरे के कई विशेषज्ञों को भयंकर प्रतिस्पर्धा में शामिल होने में अधिक समय नहीं लगा। दिव्य वस्तुओं की बढ़ती संख्या के कारण आकाश मानव क्षेत्र के विशेषज्ञों के हाथों से कई दिव्य वस्तुएं फिसलने लगीं। उस समय अर्धचरण आकाश मानव क्षेत्र के ये विशेषज्ञ पागलपन की स्थिति में प्रवेश कर गए और दिव्य वस्तुओं के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा करने लगे। ये ज़िवेन और ये कियान टीम के पीछे थे, चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे कोई जानवर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा हो, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक खजाने की तिजोरी से प्रकाश की एक धारा फूट पड़ी। दिव्य वस्तुओं के लिए प्रतियोगिता में फंसे कई दिव्य क्षेत्र के स्वामी समय में प्रकाश की इस धारा को बाधित करने में असमर्थ थे। और इस समय तेज आंखों और तेज हाथों वाले कई अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के स्वामी बाहर निकल आए। और इस समय ये ज़िवेन एक चीते की तरह थी। उसका शरीर तुरंत बाहर निकल गया, लगभग एक पल में विशाल आकाश को चीरते हुए, तुरंत घेरे की परतों से गुजरते हुए, तुरंत प्रकाश की इस धारा के सामने आ गया, तुरंत इस दिव्य वस्तु को अपने हाथ में पकड़ लिया। ये ज़िवेन की गति बहुत तेज थी, एक सुनहरी बिजली की तरह तुरंत दिव्य वस्तु को छीन लेती थी, ताकि बाद के चरण में उन आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी न हो। उनके पास केवल एक चाल चलने का समय था, और इससे पहले कि वे दिव्य वस्तु को पकड़ पाते, उसे पहले ही ये ज़िवेन ने छीन लिया। एक पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्तर पर एक बच्चे ने वास्तव में दिव्य वस्तु को अपने हाथों से छीन लिया। यह बस एक बड़ी शर्म की बात थी। गहरे में उन्होंने कभी भी ये ज़िवेन को गंभीरता से नहीं लिया था। उनकी नज़र में ये ज़िवेन बस एक तमाशबीन था, या ये कियान का अनुयायी था। इसलिए उनका ध्यान शुरू से ही ये कियान पर केंद्रित था। जब दिव्य वस्तु उड़ गई, तब भी वे ये कियान पर ध्यान दे रहे थे। आखिरकार ये कियान की ताकत वास्तव में बहुत अत्याचारी थी, जो उनके लिए एक घातक खतरा पैदा करने के लिए काफ़ी थी। यह देखकर कि ये कियान अभी भी खड़ा था, उन्होंने आराम किया, लेकिन वे ये ज़िवेन का नुकसान नहीं खाना चाहते थे। ये कियान ने कोई चाल नहीं चली, लेकिन ये ज़िवेन ने एक चाल चली। अंत में जिस दिव्य वस्तु के लिए वे लंबे समय से तरस रहे थे, वह वास्तव में ये ज़िवेन के हाथों में आ गई। यह सिर्फ चेहरे पर एक तमाचा था। इसके अलावा यह उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। जब वे ध्यान नहीं दे रहे थे तो उनके मुंह पर एक तमाचा था। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस समय हाफ सटिप दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण में एक समुद्री दौड़ विशेषज्ञ अचानक क्रोधित हो गया और उसने तुरंत ये ज़िवेन पर हमला कर दिया। पतली हवा से अनंत तरंगें उत्पन्न हुईं। उनका कौशल इतना गहरा था कि पहाड़ भी पल भर में ढह जाते थे। एक झटके में एक विशाल जल जेल बन गया और ये ज़िवेन को मजबूती से घेर लिया। जिस क्षेत्र में ये ज़िवेन और ये कियान थे, वह मुख्य रूप से कुछ व्यक्तिगत कृषक रहते थे। ह्यूमन क्लैन, 100 क्लैन एलायंस, सी रेस और डायमंड रेस के विशेषज्ञ इस क्षेत्र में दिखाई दिए, इसलिए यह लगभग एक अराजक दृश्य था। अन्य स्थानों की तुलना में जहां प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन फिर भी दृश्य को व्यवस्थित माना गया। इसके विपरीत यह स्थान सबसे अव्यवस्थित स्थान था, और वह स्थान भी जहां प्रतियोगिता सबसे तीव्र थी। इसी तरह यह वह स्थान भी था जहां हताहतों की संख्या सबसे अधिक थी, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था जो स्थिति को दबा सके, जिसका अर्थ था कि कोई आदेश नहीं था, और कोई भी आदेश अक्सर सबसे भयानक बात नहीं थी। इसलिए इन लोगों को भी अपनी चाल चलने में सबसे कम हिचकिचाहट थी, क्योंकि वे सभी अलग अलग किसान थे। अन्य जगहों के विपरीत जहां बहुत सारे प्रसिद्ध संप्रदाय थे, जहां उन्हें अपनी चाल चलते समय कुछ हद तक सावधान रहना पड़ता था। भाड़ में जाओ, उस समुद्री दौड़ विशेषज्ञ ने अचानक अपने बड़े हाथ को जकड़ लिया और अनगिनत लहरें तुरंत कस गईं, जैसे कि वे ये ज़िवेन को पकड़ने जा रहे हों और उसे वहीं कुचल दें। उसके चेहरे पर कुछ उब्र और गर्व भरी मुस्कान आ गई। वह अभी भी प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। अब यह अहंकारी बच्चा उसके हाथों मरने वाला था, और जो दिव्य वस्तु उसने छीनी थी, वह भी उसके हाथों में आ जाएगी। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समुद्री जल तुरंत फट गया। हर जगह छींटे पड़े।
पर सब और खून के छींटे पड़ने का ऐसा कोई दृश्य नहीं था जैसा सबकी कल्पना थी। इसे हर जगह छींटे पड़ने चाहिए थे, लेकिन खून का कोई निशान नहीं था। उसी रेस एक्सपर्ट के चेहरे की क्रूर मुस्कान अचानक से जम गई। यह कैसे संभव है? वह बहुत स्पष्ट था कि अभी वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से हमला किया। भले ही आधा कदम लेट स्टेज दिव्य क्षेत्र का एक मास्टर उसके द्वारा सिर पर पकड़ा गया हो, उसे गंभीर रूप से घायल होना चाहिए, लेकिन खून का निशान कैसे नहीं हो सकता है? भले ही वह पकड़ा गया और राख हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। छींटे फैल गए और उन्होंने देखा कि ये ज़िवेन अनगिनत फुहारों से बाहर निकल रही है। उस हड़पने ने अभी अभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। धत्तेरी की! उस समुद्री दौड़ विशेषज्ञ ने यह दृश्य देखा और अचानक क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दृश्य होगा। ये ज़िवेन वास्तव में जरा भी घायल नहीं हुई थी, यह बस चेहरे पर एक थप्पड़ था, अभी अभी चेहरे पर थप्पड़ से ज्यादा गंभीर। वह वास्तविक दिव्य क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर आधे चरण के लेट स्टेज दिव्य क्षेत्र का एक मास्टर था, लेकिन अब वह वास्तव में ये ज़िवेन के लिए कुछ नहीं कर सकता था। यह बिल्कुल बड़ी शर्म की बात थी। और इस समय वे आधे कदम दिव्य क्षेत्र के स्वामी, जिन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी, वे भी गर्जना करते हुए ये ज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। पारलौकिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक योद्धा ने वास्तव में इन लोगों के सामने अभिमान करने का साहस किया। यदि यह मृत्यु को प्रणाम नहीं कर रहा था तो क्या था? बूम बूम बूम! मार्शल आर्ट की एक भयानक धार आकाश को भेदते हुए ऊर्जा के एक समूह में बदल गई और वे सभी ये ज़िवेन की ओर झपटे, उसे तुरंत टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। और इस समय एक ठंडी तलवार क्यूई एक पल में बह गई और आकाश में सारी हवा जम गई। वे ऊर्जा धाराएं ठंडी तलवारची द्वारा जमी हुई थीं और फिर तलवारची द्वारा तुरंत नष्ट कर दी गईं। स्नो जेड तलवार ने अपनी शक्ति दिखाए। ये कियान जो बिना किसी चाल के हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा था, ने आखिरकार एक चाल चली, एक चाल से सभी के हमले को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये ज़िवेन ने सभी के हमले की सीमा से पूरी तरह से बचने का अवसर भी लिया। ये ज़िवेन ने दिव्य वस्तु पर बहते हुए प्रकाश को चुटकी बजाते हुए इस दिव्य वस्तु के मूल स्वरूप को प्रकट किया। यह वास्तव में एक कमल था, बर्फ सफ़ेद, जैसे कि यह बर्फ के क्रिस्टल से बना हो। एक हथेली के आकार के बारे में यह धीरे धीरे ये ज़िवेन के हाथ में घूम गया, जैसे कि ये ज़िवेन की हथेली पर खिल रहा हो। यह वास्तव में सुंदर था। यह पोलर आइस लोट्स है, यह एक अच्छी बात है। ऐसा कहा जाता है कि यह उन योद्धाओं के लिए सबसे अच्छी दिव्य वस्तुओं में से एक है जो बर्फ विशेषता मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। इसे निगलने से न केवल शरीर को पौराणिक काया में तब्दील किया जा सकता है, बल्कि तब से बर्फ की विशेषता वाली मार्शल आर्ट की खेती में भी छलांग और सीमा में सुधार किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निहित ऊर्जा, भले ही इसका उपयोग शरीर को बदलने के लिए नहीं किया जाता है, इसे मौके पर ही निगलने से भी साधना में भारी सुधार हो सकता है। सभी की निगाहें पूरी तरह से पोलर आइस लोट्स पर टिकी थीं। उनकी आंखों में लालच का एक रूप प्रकट हो रहा था, विशेष रूप से कुछ समुद्री रेस विशेषज्ञ जो आइस विशेषता मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। जब उन्होंने ध्रुवीय हिमकमल को देखा तो वे अपनी आंखें उस पर से नहीं हटा सके। उनके लिए, यदि वे ध्रुवीय बर्फ के कमल को निगल सकते थे, तो स्वाभाविक रूप से लाभों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करना भी बहुत आसान होगा। पौराणिक काया वाले लोग जो आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सामान्य लोगों की तुलना में बहुत आसान होगा। यह लगभग सहज था, और पोलर आइस लोट्स किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर को उस विशेष काया में बदल सकता है, विशेष रूप से उन विशेषज्ञों के लिए जो उनके जैसे बर्फ विशेषता मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। यह निस्संदेह दिव्य वस्तुओं का उच्चतम स्तर था। यहाँ तक जो लोग बर्फ का अभ्यास नहीं करते थे वे भी मार्शल आर्ट की विशेषता रखते हैं। इस समय ये ज़िवेन के हाथ में बर्फ के कमल को लालच से देख रहे थे। यहाँ तक अगर उन्होंने बर्फ की विशेषता मार्शल आर्ट की खेती नहीं की तो भी अब बदलने में देर नहीं हुई थी। उनके द्वारा रखी गई गहरी मार्शल आर्ट नींव के साथ, उनकी विशेष काया के साथ, उनके लिए फिर से साधना करना बहुत आसान होगा। इसके अलावा, भले ही उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया हो, अगर वे इसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे बेच सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से एक खगोलीय आंकड़ा होगा। ये कियान, क्या तुम हमें रोकने जा रहे हो? इस समय पोलर आइस लोट्स की मांग करने के लिए 1 दर्जन से अधिक अर्धसटेप सेलेस्टियल रियल्म विशेषज्ञों के एक समूह ने ये कियान को आक्रामक रूप से घेर लिया। जहां तक ज़िवेन की बात है तो उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया था। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? ये कियान ने अपनी अभिव्यक्ति में मामूली बदलाव के बिना उदासीनता से कहा, जैसे कि उसके सामने कोई भी नहीं था। ये कियान के रवैये ने इन विशेषज्ञों को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। वे सभी आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के विशेषज्ञ थे। यहाँ तक प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में भी उन्हें शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। ये ज़िवेन के रवैये ने उन्हें पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। वह सिर्फ एक जूनियर था जो हाल ही में प्रसिद्धि के लिए बड़ा था, फिर भी उसने उनमें से बहुतों को अकेले चुनौती देने का साहस किया। जाओ, साथ चलते हैं। चलो साथ चलते हैं।
वह हम में से इतने लोगों के लिए मैच कैसे हो सकती है? वह ये परिवार की प्रतिभा है। उसके कई आकस्मिक मुकाबले हुए होंगे। चलो बस उसे मार डालो। इस मामले में उसके साथ हुई सभी आकस्मिक मुलाकातें और जो चीजें उसने प्राप्त की हैं वे भी हमारी होंगी। इस समय सी रेस विशेषज्ञ ने आग्रह किया। अगर यह केवल ये ज़िवेन होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इस कियान के पास एक आभा थी जिससे वह भी डरता था, इसलिए उसके पास सभी को घसीटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई लोगों ने इस सी रेस एक्सपर्ट के विचारों का अंदाजा भी लगाया, लेकिन उन्होंने उसे एक्सपोज नहीं किया क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। उनके भी इस समुद्री दौड़ विशेषज्ञ के समान विचार थे, जो पहले ये ज़िवेन और ये कियान को मारना था। वे कितना प्राप्त कर सकते हैं, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि अंत में कौन अधिक शक्तिशाली है। बूम! समुद्री दौड़ विशेषज्ञ के बोलने के बाद उन्होंने मोर्चा संभाला और तुरंत हमला किया। अनगिनत लहरें उठीं, 18 प्रकार के हथियारों में बदल गईं और ये कियान की ओर सीधे टकराईं। इस समय यह ऐसा था जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच समय रुक गया हो। एक पल में यह लहर एक ऐसी ताकत में बदल गई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। ये कियान की ओर बढ़ गई। इन लहरों की मार से आसमान फटा, आकाश ढह रहा था और आध्यात्मिक ऊर्जा विलुप्त हो रही थी। यह बेहद भयानक था। हालांकि ये कियान की आंखों में जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं था। हालांकि यह समुद्री कबीला विशेषज्ञ शक्तिशाली था, लेकिन वह टेंग टोंगटियन की आत्मा जितना शक्तिशाली नहीं था। उस समय ये कियान के लिए उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। अब तो दूर की बात है। 1 वर्ष से अधिक समय में ये कियान में धरती को हिला देने वाले परिवर्तन हुए थे। उसके दायरे में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति में छलांग और सीमा में सुधार हुआ था। इस समय ये कियान का शरीर तुरंत बर्फ और बर्फ की एक अंतहीन आभा से फूट पड़ा। एक अनुपम आभा फैल गई और सारा आकाश क्षण भर में जम गया। 18 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में बदल चुकी तरंगें भी क्षण भर में जम गईं। एक ऐसी शक्ति जिसे कोई समझ नहीं पाया उसके शरीर से बाहर निकल गया और दुनिया इस भयंकर आभा से रौंदती हुई प्रतीत हुई। हुश! एक बर्फ सफेद तलवार क्यूई तुरंत आकाश के माध्यम से कट जाती है, तुरंत मौके पर जमी लहरों को चकनाचूर कर देती है और फिर सीधे समुद्री कबीले विशेषज्ञ के शरीर पर बमबारी करती है। बूम! समुद्री कबीला विशेषज्ञ सीधे जम गया था और फिर एक और तलवार की रोशनी सीधे नीचे गिर गई। टकराना! उसका पूरा शरीर मौके पर ही बर्फ के टुकड़ों में कट गया। हाफ सटेप सेलेस्टियल रियल्म के अंतिम चरण के एक शीर्ष विशेषज्ञ की ये कियान के हाथों मृत्यु हो गई, जिसने एक पल में सभी को चौंका दिया। सभी ने ये कियान को देखा और चौंक गए। समुद्री कबीले विशेषज्ञ की अभी अभी हुई मौत उनके लिए एक वेकअप कॉल थी। अगर वे नहीं जानते कि खुद को कैसे रोकना है, तो यह संभावना थी कि वे समुद्री कबीले के विशेषज्ञ के नक्शे कदम पर चलेंगे और ये ज़िवेन की तलवार से मारे जाएंगे। उनकी आंखें भी डरावनी थीं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हाल के वर्षों में प्रसिद्धि पाने वाला यह जूनियर वास्तव में इतना शक्तिशाली था। उनमें वह समुद्र गोत्र विशेषज्ञ कमजोर नहीं समझा जाता था। यदि वे अपने बीच एक विजेता का निर्धारण करना चाहते थे, तो कौन जानता था कि इसमें कितने दिन लगेंगे। अब ये कियान के हाथों में वह एक चाल भी नहीं झेल सका और पूरी तरह से मारा गया। यह जूनियर वास्तव में कुछ ज्यादा ही भयंकर था। हालांकि ध्रुवीय बर्फ का कमल अच्छा था, लेकिन यह जीवन जितना महत्वपूर्ण नहीं था। इसके अलावा ऐसा लगता था कि यदि उन्होंने उसे घेर भी लिया तो भी वे उसे पराजित नहीं कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्होंने उसे घेर भी लिया तो कोई तो सबसे आगे होगा, लेकिन समस्या यह थी कि कौन ऐसा करने को तैयार था। कौन सबसे आगे रहने और ये कियान द्वारा मारे जाने को तैयार था। ये सभी लोग चतुर लोग थे और इनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था जो दूसरों के लिए तोप का चारा बनने को तैयार था। वे केवल ये ज़िवेन के हाथ में ध्रुवीय बर्फ के कमल को देख सकते थे और फिर गुस्से से खजाने की दिशा में देख सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण था उन दिव्य वस्तुओं को जब्त करना। इस समय जैसे जैसे समय बीतता गया, खजाने के घर से दिव्य वस्तुओं के बाहर निकलने की आवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। कभी कभी दर्जनों दैवीय वस्तुएं एक सांस में बाहर निकल जाती थीं और बहुत से लोगों के पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता था, क्योंकि कई लोग अभी भी उन दिव्य वस्तुओं के लिए लड़ रहे थे जो पिछली बार या यहाँ तक समय से उगल दी गई थीं इससे पहले। इस समय वे बस एक हाथ नहीं बख्श सकते थे। इसलिए हालांकि कई लोग अभी भी एक दैवीय वस्तु के लिए लड़ रहे थे, इस स्थिति में कई दैवीय वस्तुएं लीक हो गईं। संक्षेप में, जब तक कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार था तब भी कई अवसर थे। कोई भी ये ज़िवेन और ये कियान के साथ बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह देखकर कि सभी लोग चले गए थे, ये कियान ने अपना सिर घुमाया और ये ज़िवेन को देखकर हल्की सी मुस्कुराए। उसकी सुंदरता एक राज्य के पतन का कारण बन सकती है और वह मोचाओ को हरा सकती है। यह पोलर आइस लोड्स आपके लिए है।
येज़िवेन ने ये कियान से कहा, अपनी काया के साथ यदि आप इस ध्रुवीय बर्फ कमल को पचाते हैं तो आप एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे और तब तक आपकी साधना की गति भी बहुत बढ़ जाएगी। येज़िवेन थोड़ी उत्सुक थी। वर्तमान ये कियान की साधना गति पहले से ही इतनी तेज थी, यदि वह एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती तो क्या उसकी साधना गति वास्तव में एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच जाती। बेशक वह इस पोलर आइस लोड्स को अपने लिए भी रख सकते थे। उसके अत्याचारी शरीर के लिए, चाहे वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, अंततः वह अत्याचारी शरीर में तब्दील हो जाएगा, कमोबेश बेकार। ये कियान ने सिर हिलाया और ध्रुवीय बर्फ कमल ले लिया, बिना दिखावटीपन के। अधिक से अधिक दैवीय वस्तुओं को खजाने के घर से बाहर कर दिया गया था, चाहे वह दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हों या आधे कदम के दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ। वे पहले से ही एक उन्माद में गिर गए थे और एक पागल प्रतियोगिता में प्रवेश कर गए थे। कई दिव्य वस्तुएं केवल असहाय रूप से फिसल सकती थीं। क्योंकि वे अभी भी प्रतियोगिता के बीच में थे, वे बस इन दिव्य वस्तुओं की परवाह नहीं कर सकते थे जो उड़ गईं। ये कियान ने भी स्नो जेड तलवार लहराई और दैवीय वस्तुओं के लिए लड़ने वाले लोगों की श्रेणी में आ गई। तो कियान की अपनी ताकत पहले से ही आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों पर हावी होने के लिए पर्याप्त थी। स्नो जेड तलवार के अतिरिक्त के साथ उल्लेख नहीं किया गया था, वह लगभग अजेय थी। वह जहां भी गई, आधा कदम दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ सीधे ढह गए और केवल असहाय रूप से ये कियान को दिव्य वस्तुओं को अपने हाथों में लेते हुए देख सकते थे। येज़िवेन उन लोगों की श्रेणी में शामिल नहीं हुए जो दिव्य वस्तुओं के लिए लड़ रहे थे। इसके बजाय उसने परिधि पर पहरा दिया। एक बार जब कोई दैवीय वस्तु अंदर से उजागर हो जाती तो वह तुरंत कार्रवाई करता और उसे जब्त कर लेता। यह उसके लिए केक का एक टुकड़ा था। जबकि अन्य अभी भी दिव्य वस्तुओं को हथियाने के लिए बेताब थे, उन्होंने पहले ही 1 दर्जन से अधिक दिव्य वस्तुओं को आसानी से जब्त कर लिया था, जैसे कि यिन और यांग फिश ड्यू, इननेट फायर स्पिरिट स्टोन और इसी तरह कई दुर्लभ दिव्य वस्तुएं। और यहाँ तक बहुत से लोगों ने अपने जीवन में इसके बारे में कभी नहीं सुना था, अब सभी येज़िवेन के हाथों में पड़ गए। हालांकि अंदर से रिसने वाली दैवीय वस्तुएं कुल संख्या की तुलना में बहुत अधिक नहीं थीं, क्योंकि आखिरकार उन्हें स्क्रीनिंग की परतों से गुजरना पड़ा। लेकिन जाल से फिसलने वाली इन मछलियों को पकड़ने से येज़िवेन ने पहले ही प्राप्त कर लिया था आकाशीय क्षेत्र के कई विशेषज्ञों से अधिक। अचानक वह खुशी के बिना न रह सका। इन दिव्य वस्तुओं का सबसे बड़ा मूल्य यह नहीं है कि वे अमूल्य हैं, सबसे बड़ा मूल्य उनकी अपनी दुर्लभता में निहित है। आम दिनों में बहुत सी चीजें एक कोने में रखी जा सकती हैं और कोई भी इसकी परवाह नहीं करेगा, लेकिन एक बार जब इसकी वास्तव में जरूरत हो तो 1000 सोने के सिक्कों के साथ भी इसे खरीदना मुश्किल था। हालांकि उसके दिल में अभी भी कुछ पछतावा था, क्योंकि वह केवल बाहर की दिव्य वस्तुओं को उठा सकता था। वह किस तरह की दिव्य वस्तुओं को उठा सकता था, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता था कि अंदर से क्या लीक हुआ है, और उनमें से कुछ वास्तव में वो नहीं थे जो आप ज़िवेन की जरूरत है। अगर उसके पास अब ये कियोंग, टेंग टोंगटियन और अन्य लोगों की ताकत होती तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता। वह जो चाहे हड़प सकता था और इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह सबसे खेदजनक हिस्सा था, अब उसकी ताकत निस्संदेह इन लोगों में सबसे कम थी और उसके पास केवल अपनी रक्षा करने की ताकत थी। गड़गड़ाहट, समूचा आकाश अभी भी प्रचंड रूप से हिल रहा था और दिव्य वस्तुओं की खनक भी चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। एक थूक से सैकड़ों दिव्य वस्तुएं निकल सकती थीं, जिसने इन योद्धाओं को अचानक और भी पागल बना दिया। हर जगह भयंकर युद्ध हुए और यहाँ तक कि आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, यदि वे सावधान नहीं थे। वे उन लोगों द्वारा सीधे मौके पर ही मारे गए जो हत्या के उन्माद में थे और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये लोग दैवीय वस्तुओं से भ्रमित हो गए थे और इस समय जो कोई भी उनके सामने खड़ा था वह मौके पर ही मारा जा सकता था। इसके विपरीत ये ज़िवेन को बहुत लाभ हुआ था। पलक झपकते ही उसने वास्तव में सैकड़ों दिव्य वस्तुओं को प्राप्त कर लिया था। मूल रूप से इन दिव्य वस्तुओं को लीक कर देना चाहिए था। हर बार जब खजाना घर खुलता तो ऐसे लोग होते जो दिव्य वस्तुओं को प्राप्त करते। मूल रूप से ऐसा ही था, लेकिन अब वे सभी ये ज़िवेन द्वारा रोके गए थे। सभी प्रकार की शोधन सामग्री, कीमिया सामग्री और यहाँ तक जादू के हथियार भी सीधे ये ज़िवेन द्वारा रोके गए थे, और जादू की गोलियां भी थीं जो ये ज़िवेन के हाथों में गिर गईं। हालांकि संख्या बहुत अधिक नहीं थी, केवल सैकड़ों। मूल्य के मामले में इसने ये ज़िवेन को एक पल में रातों रात अमीर बना दिया। यह भी कहा जा सकता है कि उनमें से किसी एक को ये ज़िवेन द्वारा अरबों स्पिरिट क्रिस्टल के लिए बेचा जा सकता था। बेशक ये दिव्य वस्तुएं थीं जो आम दिनों में शायद ही कभी देखी जाती थीं। यहाँ तक अगर उन्हें बेचा भी जाता तो उनमें से अधिक 1 या 2 बेचे जाते, और उन सभी को बेचना असंभव था। इसलिए इन दिव्य वस्तुओं का वास्तविक मूल्य अभी भी भविष्य में था, अभी नहीं, और तुरंत उन्हें स्पिरिट क्रिस्टल में बदलना असंभव था। लेकिन फिर भी ये ज़िवेन अभी भी बहुत संतुष्ट थे। पहले हर कोई उन दैवीय वस्तुओं के लिए होड़ कर रहा था जो थूक दी गई थी, और ये ज़िवेन पर ध्यान देने का समय नहीं था जो सबसे बाहरी था। लेकिन धीरे धीरे दिव्य वस्तुओं को थूकने वाले खजाने के घर की आवृत्ति कम हो गई और यह स्पष्ट था कि अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था।
इस समय कुछ लोगों ने येज़िवेन के हाथों पर ध्यान देना शुरू किया। हालांकि बहुत से लोग अभी येशिवेन से निपटने के लिए अपने हाथ नहीं बख्श सकते थे, ये येशिवेन पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त था। यह देखते हुए कि येज़िवेन ने सैकड़ों दिव्य वस्तुओं को एकत्र किया था, इस समय उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह 100 से अधिक दिव्य वस्तुएं थीं। उन्होंने अपने जीवन के लिए लाइन पर संघर्ष किया था, फिर भी उनमें से प्रत्येक केवल 2 या 3 दिव्य वस्तुओं को प्राप्त करने में कामयाब रहे थे। उल्लेख नहीं है, उनमें से कई एक भी दिव्य वस्तु प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुए थे। उनमें से कुछ शुरुआत में ही घायल भी हो गए थे। यह बस एक दयनीय जीवन था। और यह बच्चा, जिसे मूल रूप से एक दर्शक के रूप में माना जाता था, ने वास्तव में सैकड़ों दिव्य वस्तुओं को पीछे से रोक लिया। यह बस एक जीवित खजाना घर था। अंकल सह सकते थे, लेकिन आंटी नहीं सह सकती थीं। बहुत से लोगों की नज़रों में येज़िवेन केवल उन दिव्य वस्तुओं को रोक रहा था जो उनकी होनी चाहिए थीं, लेकिन वे पूरी तरह से भूल गए कि यदि येज़िवेन ने उन्हें बाहर नहीं रोका, तो ये दिव्य वस्तुएं भी खजाने की दुनिया में विभिन्न स्थानों पर उड़ जाएंगी और वे नहीं गिरेंगे उनके हाथों में बिल्कुल। बेशक इस समय वे इतना नहीं सोचते थे, या यूं कहें कि वे इतना सोचना नहीं चाहते थे। इस समय येज़िवेन के हाथों में केवल सैकड़ों दिव्य वस्तुएं ही उनकी आंखों में थीं। यहाँ तक कि कियान ने भी येज़िवेन को कुछ आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बाहर इतनी सारी दिव्य वस्तुओं को रोक पाएगा। यहाँ तक वह भी, जो एक हत्या की होड़ में चली गई, अंत में केवल 20 दिव्य वस्तुओं को छीन लिया, जो लगभग सामान्य दिव्य क्षेत्र के स्वामी के समान था। इसने उसे पहले से ही आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र के स्वामी के बीच शीर्ष बना दिया था, लेकिन येशिवेन और भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। उसने सैकड़ों दिव्य वस्तुओं को रोक लिया था, जिससे वह अचानक अंधेरी रात में सबकी आंखों में एक उज्ज्वल प्रकाश बन गया। इतने में एक गहरी और ठंडी आवाज आई, बच्चे, क्या हमें बाहर रोकना मजेदार है? बच्चा, क्या हमारी लूट को वहां से चुराने में मजा आता है? एक गहरी ठंडी आवाज सुनाई दी। ठंडी आवाज के साथ लगभग तुरंत ही येशिवेन के सामने एक आकृति दिखाई दी, जिसने येशिवेन को अपनी सांस लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। एक बड़ा खुरदुरा हाथ येशिवेन को पकड़ने लगा। फारना, ऐसा लग रहा था कि बड़ा हाथ हवा को अलग कर रहा था, कान छिदवाने वाली और अप्रिय आवाज कर रहा था जैसे ही येशिवेन पर गिरा। हालांकि उस पर घात लगाकर हमला किया गया था, येशिवेन ने ऐसी जगह पर हमेशा 120% सतर्कता बनाए रखी थी। लगभग तुरंत उसने अपने पैर की नोक से धक्का दिया और उसकी आकृति एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर चली गई, अपने कदम से शून्य को चकनाचूर कर दिया। बूम! येशिवेन की आकृति अभी उस क्षेत्र से बाहर निकली ही थी जब उसने देखा कि बड़े हाथ ने पहले ही उस क्षेत्र को कुचल दिया था और शून्य के कुचले जाने का दृश्य अत्यंत भयानक था। तभी येशिवेन ने उस व्यक्ति को देखा जो आया था। यह 100 रेस एलायंस का एक मध्यम आयु वर्ग का सेनानी था, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और 2 पतली आंखें ठंड से भरी हुई थीं। उसके हाथ उकाब के से थे और वह मनुष्य का सा न जान पड़ता था। वह 100 रेस एलायंस के एक हाफ सटेप सेलेस्टियल रियलम फाइटर भी थे। आप कौन हैं? येशिवेन ठंड से भौंकने लगी। तुम क्यों परवाह करते हो कि मैं कौन हूं? बेहतर होगा कि तुम अपनी सारी दौलत सौंप दो और तुम आज भी जीवित निकल सकोगे, नहीं तो आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 100 रेस एलायंस के योद्धा ने ठंडेपन से कहा, मैंने यह सब खुद प्राप्त किया है, मैं इसे तुम्हें क्यों सौंपूं? येशिवेन ने ठंडे भाव से कहा, चूंकि आप केवल एक टोस्ट पीने के लिए मना करते हैं तो मर जाते हैं। 100 रेस एलायंस के फाइटर ने तुरंत येशिवेन पर झपट्टा मारा। उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया और वह एक तेज तीर की तरह आकाश को चीरता हुआ येशिवेन के पास पहुंचा। वह तेज और अत्यावश्यक था, मानो वह अपने रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति को फाड़ डालने वाला था। येशिवेन ने अपने हाथ फैलाए और उसके सामने एक प्राचीन कड़ाही दिखाई दी। टकराना! 100 रेस एलायंस के लड़ाकू ने अपने पंजे को प्राचीन हंडा पर उड़ा दिया और प्राचीन देग को हवा की लहर में कुचल दिया गया। एक और पंजा येशिवेन पर बिजली की गति से आया और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और झुंझलाहट के भाव थे। उसके लिए यह पहले से ही थोड़ा शर्मनाक था कि वह येशिवेन को एक पंजे से नहीं मार सकता था। टकराना, टकराना, टकराना! बहुत ही कम समय में येशिवेन ने 100 रेस एलायंस के अभिजात वर्ग के साथ 100 से अधिक वार किए। लड़ाई के दौरान पीछे हटते हुए पूरी तरह से नुकसान में दिखाई दिया। हालांकि जिस बात ने सभी को हैरान कर दिया वह यह थी कि येशिवेन पूरी तरह से नुकसान में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने हारने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जैसे कि वह किसी भी तरह के हमले का पूरी तरह से सामना करने में सक्षम होगा। उनके आसपास के कई योद्धा अवाक रह गए थे। 100 रेस एलायंस अकेला ऐसा नहीं था जिसकी नज़र येशिवेन के हाथों में सैकड़ों दिव्य वस्तुओं पर थी। कई अन्य विशेषज्ञ भी येशिवेन के हाथों में दिव्य वस्तुओं का लालच कर रहे थे, यहाँ तक कि आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। उनके पास येशिवेन जितनी दिव्य वस्तुएं नहीं थीं। मूल रूप से सभी को लगा कि यह बच्चा मौत को दावत दे रहा है। जैसा कि कहा जाता है, एक निर्दोष व्यक्ति अपने धन के कारण मुसीबत में पड़ जाता है।
हर कोई समझ गया कि वह जो कर रहा है वह सोने का एक बड़ा टुकड़ा लेकर सड़क पर चलने वाले बच्चे के बराबर है। क्या यह लोगों को उसे लूटने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा था? अप्रत्याशित रूप से यह बच्चा छोटा दिखता था, लेकिन वह मार्शल आर्ट जानता था। उससे निपटना उतना आसान नहीं था जितना आम लोग समझते थे। ये कबीले का यह बच्चा इतना शक्तिशाली है। वह ट्रांसेंडेंस दायरे के केवल 8वें स्तर पर है और फिर भी वह अब तक लड़ सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह यहाँ आने की हिम्मत करता है। लेकिन वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह बेकार है। उसने 100 से अधिक दैवीय वस्तुओं को छीन लिया है। यह कहावत है कि एक निर्दोष व्यक्ति अपने धन के कारण मुसीबत में पड़ जाता है। वह बस मौत को दावत दे रहा है। धत्तेरी की 100 रेस एलायंस अभिजात वर्ग का चेहरा अपमान के कारण गुस्से में बदल गया था। उसके हमले कितने भी भयंकर क्यों न हों, येज़िवेन हमेशा उन्हें आसानी से पार करने में सक्षम प्रतीत होता था, जैसे कि उसके हमलों की कोई सीमा नहीं थी, जो उसके गर्व के लिए एक उत्तेजना थी। मरना, वह फिर चिल्लाया। उसके चील जैसे पंजे अचानक नीचे गिर गए, आकाश से चीरते हुए। उसके पंजे आसमान से फटे। उसके पंजे आसमान से फटे। यह एक राक्षसी विशाल पंजे की तरह था। ऐसा लग रहा था कि वह आकाश को चीरकर एक विशाल, बकसुआ पात्र बनाना चाहता है। हवा का एक अनूठा खंभा तुरंत नीचे गिर गया। येज़िवेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने उस विशाल पंजे को आसमान से चीरते हुए देखा। 8 खजाने वाली लौकिक देग तुरंत उसके सिर के ऊपर दिखाई दी। यह अब आध्यात्मिक अर्थ से संघनित नहीं था, बल्कि वास्तविक 8 खजाने वाली लौकिक देग थी। बजना, विशालकाय पंजा एक बार फिर 8 खजाने वाली लौकिक देग पर चढ़ गया, लेकिन इस बार यह पहले की तरह नहीं फटा। इसके बजाय विशाल पंजा सीधे उछल गया। येज़िवेन का शरीर बस थोड़ा सा हिल गया और उसने खुद को स्थिर कर लिया। 100 रेस एलायंस के अभिजात वर्ग ने खुद को स्थिर करने से पहले कुछ कदम पीछे ले लिए। उसकी आंखों में खौफ के निशान चमक उठे। यह किस प्रकार का शक्ति उपकरण था? यह किस प्रकार का बिजली उपकरण है? यह इतना शक्तिशाली है, मुझे डर है कि यह एक और स्वर्ग श्रेणी का बिजली उपकरण है। यह बच्चा वाकई किस्मत वाला है। वह ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्तर पर सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन उसके पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत से आकस्मिक मुकाबले थे और वह एक प्रतिभाशाली भी है। अगर हम उसका धन लूट सकते हैं तो हम धनी हो जाएंगे। यह सिर्फ इतना ही नहीं है, यह प्राचीन कड़ाही बहुत प्रभावशाली है। यह इसे अपने सिर पर रखने जैसा है और आप एक अजेय स्थिति में होंगे। ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 8वें स्तर पर अपनी साधना के साथ वह वास्तव में साधना को पूरी तरह से रोक सकता है। एक आधा कदम दिव्य क्षेत्र का। यह प्राचीन कड़ाही निश्चित रूप से तुच्छ नहीं है। आसपास के लोग चर्चा कर रहे थे। 8 खजाने वाली लौकिक देग को प्रकट करने के बाद इसने न केवल उनके विचारों को दूर नहीं किया, बल्कि इसने उन्हें और भी पागल बना दिया। इस समय उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए नहीं कि वे नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे चाल चलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। येज़िवेन भी इस कहावत को समझती थी कि एक निर्दोष व्यक्ति की दौलत उसकी बर्बादी बन जाती है। इसलिए यदि यह अंतिम उपाय नहीं था, तो वह इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का उपयोग नहीं करना चाहता था। यह अभी भी उनकी वर्तमान खेती के लिए बहुत खर्चीला था। हालांकि वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि एक से अधिक लोग थे जो उसे लालच से देख रहे थे। ऐसा लगता था कि उसके पास बहुत दौलत है, लेकिन उसकी ताकत सबसे कमजोर थी। इसलिए अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था और वह था अपनी ताकत को स्थापित करना और इन लोगों को पूरी तरह से डरा देना। अन्यथा वह केवल भाग सकता था। यह सोचकर वह जरा भी नहीं हिचके। जैसे ही उसने 100 क्लैन एलायंस विशेषज्ञ को भेजा, उसने तुरंत एक चाल चली। उनका फिगर तोप के गोले की तरह टिमटिमा रहा था। वह 100 कबीले गठबंधन विशेषज्ञ के सामने आया। स्वर्ग को कैद करना। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और ऐसा लगा कि पूरी हवा तुरंत रुक गई। 100 क्लैन एलायंस विशेषज्ञ की नज़र में ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया भी उसे अपने भीतर कैद करते हुए एक विशाल पिंजरे में बदल गई है। स्वर्ग स्तर के शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट की शक्ति तुच्छ नहीं थी। यदि यह येज़िवेन की खराब साधना के लिए नहीं होता और यह तथ्य कि उसने स्वर्ग को कैद करने का अभ्यास चरम सीमा तक नहीं किया होता, तो स्वर्ग को कैद करना ही उसे पूरी तरह से कैद कर सकता था और वह अपने शेष जीवन के लिए आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होता। 100 क्लैन एलायंस विशेषज्ञ अभी डटा ही था कि उसने येज़िवेन को अपनी ओर इशारा करते देखा। वह एकदम से आग बबूला हो गया। उनकी राय में यह उनके लिए पूर्ण अपमान था। ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्तर पर एक छोटे बच्चे ने पलटवार करने का साहस किया। क्या यह उनके मुंह पर तमाचा नहीं था? अचानक एक जोर की गर्जना हुई और उसके चारों ओर असीम आध्यात्मिक ईथर उबलने लगा। यह आकाश में एक विशाल दिव्य ईगल में बदल गया और आकाश में उड़ गया। एक पल में पूरा स्वर्ग कारागार का पिंजरा हिल गया। बूम! विशाल दैवीय चील ने एक गगनभेदी चीख निकाली और उसके पंजों ने उस उंगली को कुचल दिया जिसे येज़िवेन ने इंगित किया था। वह पूरा पिंजरा जिसने पूरे आसमान को जमी दोज कर दिया था, तुरंत गायब हो गया।
बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं। 100 क्लैन एलायंस विशेषज्ञ ने ठंडेपन से कहा। ठीक वैसे ही, मुझे तुम्हारी सभी यादों को पुनः प्राप्त करने के लिए तुम्हारी आत्मा को खोजने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जब ऐसा होगा तो वे सब मेरी हो जाएंगी। क्या इच्छाधारी सोच, ये ज़िवेन ने उपहास किया। उसका चेहरा भावहीन और बिना किसी बदलाव के था। बंदी स्वर्ग टूट गया था, लेकिन उसकी आत्मा बिल्कुल भी नहीं हिली थी। हालांकि उंगली ने उसे केवल एक पल के लिए कैद किया था, लेकिन यह उसके लिए काफी था। आमतौर पर विशेषज्ञों के बीच लड़ाई का नतीजा तय करने के लिए एक पल ही काफी होता था। उसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे से फैला हुआ था और एक युआन क्यूई बम उसकी हथेली में पहले ही आकार ले चुका था। यह बड़ा और बड़ा होता गया और इसके चारों ओर के खजाने की आभा और आध्यात्मिक आभा को तुरंत चूसा गया, जिससे इसके मूल के रूप में युआन क्यूई बम के साथ एक सुपर भंवर बन गया। 100 क्लैन एलायंस विशेषज्ञ की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया, क्योंकि उसने युआन क्यूई बम को बड़ा और बड़ा होता देखा और उसने चुपके से शाप दिया। वह कैसे नहीं समझ सकता था कि एक शिवेन अभी अभी समय के लिए रुकी हुई थी। युआन क्यूई बम आध्यात्मिक आभा की तरंगें उत्सर्जित कर रहा था, जिससे उसका दिल भी धड़क रहा था, जैसे लहरों के घेरे सभी दिशाओं में फैल रहे हों। भाड़ में जाओ, ये ज़िवेन चिल्लाया और उसके हाथ में युआन क्यूई बम तुरंत बाहर फेंक दिया गया। हुश! युआन क्यूई बम एक विशाल ऊर्जा किरण में बदल गया और एक पल में आकाश से चीरता हुआ निकल गया। जहां कहीं भी वह गुजरा, अनगिनत निर्वात ढह गए और दृश्य असाधारण रूप से शानदार था। यहां तक अंतरिक्ष भी बेतहाशा विकृत हो गया था, जिससे सर्पिल बनते थे जो युआन क्यूई बम द्वारा संचालित होते थे। उसने देखा कि उसके सामने का निर्वात एक टूटे हुए दर्पण की तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा है, टूट रहा है और पाउडर में बदल रहा है। वह कैसे नहीं जान सकता था कि युआन क्यूई बम कितना भयानक था। यहां तक अगर वह पूरी ताकत लगा देते तो भी वह शायद ऐसा ही कुछ कर पाते। रियल अथवा पंखों की एक जोड़ी तुरंत उसके पीछे फड़फड़ाई, युआन क्यूई बम के प्रक्षेपवक्र से अलग होने का इरादा। हालांकि युआन क्यू बम की लहरों से उठी हवा की एक ठोस दीवार की तरह थी, जिसने उसे सभी दिशाओं से बंद कर दिया, जिससे वह आगे बढ़ने या पीछे हटने में असमर्थ हो गया। उसके पास मुक्त होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और युआन क्यूई बम पहले से ही उस पर था। बूम! जवाब में एक विशाल मशरूम बादल उठ खड़ा हुआ। बूम! एक विशाल मशरूम बादल आकाश में उठ गया। 100 रेस एलायंस के उस अभिजात वर्ग को युआन क्यूई बुलेट ने मौके पर ही टक्कर मार दी थी और उसका पूरा अस्तित्व विस्फोट की हवा की धाराओं में नष्ट हो गया था। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? एक गगनभेदी गर्जना के साथ एक अत्याचारी आवाज हवा की धाराओं के माध्यम से फट गई और माउंट ताई के बल के साथ ये ज़िवेन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बूम! उस विशाल हाथ ने येक शिवेन के शरीर पर थप्पड़ मारा। जबकि 8 खजाना स्वर्ग और पृथ्वी देग ये ज़िवेन की रक्षा के लिए समय पर प्रकट हुए, उसका पूरा अस्तित्व अभी भी एक तोप के गोले की तरह जमीन पर गिरा हुआ था। हुश! ये ज़िवेन के शरीर को इतनी तेजी से उड़ते हुए भेजा गया था कि एक तेज भेदी ध्वनि थी जो उसके आसपास के लोगों के कान के पर्दों को भेद गई। उछाल! उसका शरीर एक लंबे भाले की तरह सीधे जमीन में धंस गया, सीधे जमीन में घुस गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। ये ज़िवेन के प्रभाव ने 1000 मीटर के दायरे में एक विशाल गड्ढा बना दिया, जिसमें केंद्र के रूप में उसके शरीर के साथ सभी दिशाओं में दरारें फैल गईं। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। हालांकि यह एक लंबे समय की तरह लग सकता है, यह वास्तव में सिर्फ एक पलक झपकना था। 100 रेसेस एलायंस के कुलीन वर्ग ने, जो आकाशीय दायरे में आधा कदम था, अपनी चाल चलने के क्षण से लेकर जब ये ज़िवेन को उड़ान भरते हुए जमीन पर भेजा, तब से केवल 1 सेकंड का विभाजन हुआ था। यह केवल तब था जब सभी ने अंत में देखा कि 100 रेस एलायंस के उस मास्टर थॉट अभिजात वर्ग ने अशांति से बाहर निकल लिया था। उस समय उसके पास पहले की विस्मयकारी आभा का कोई निशान नहीं था और वह अत्यंत दयनीय लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर खून के धब्बे थे। युआन क्यूई की गोली सीधे उसकी छाती पर लगी थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी कई पसलियां टूट गई हैं। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और वह खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खून के तालाब से निकाला गया हो। उस समय उसकी अभिव्यक्ति अत्यधिक गुस्से वाली थी। ये शिवेन द्वारा पूरी तरह से क्रोधित हो गई थी। इसकी तुलना में ये ज़िवेन बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह से दरक कर रेत बन चुकी थी। उस घिनौने प्रहार के बाद उसके शरीर के हर छिद्र से पहले से ही खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग का हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर के सभी रोम छिद्र टूट गए थे और ये ज़िवेन के अत्याचारी शरीर के साथ भी ऐसा ही था। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि वह झटका कितना भयानक था। कोई और होता तो कब का मारा गया होता। उसके चेहरे के सभी 7 छिद्रों से खून बह रहा था और वह असाधारण रूप से भयावह लग रहा था। हालांकि उपस्थित लोगों में से किसी ने भी एक शिवेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यदि यह वे होते तो उनमें से कितने यह कहने का साहस करते कि वे इस तरह के हमले से सकुशल बच सकते हैं। उल्लेख नहीं करने के लिए वह ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्वर्ग में था। अगर यह वे होते तो उन्हें मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया जाता।
कोई और संभावना नहीं थी। यदि वे स्वयं ऐसा नहीं कर सकते थे तो उन्हें उनकी आलोचना करने का क्या अधिकार था। इसके अलावा येशिवेन का पलड़ा भारी लग रहा था, जबकि येजिवेन के साथ छिद्रों से भयावह रूप से खून बह रहा था। यह 100 रेस एलायंस अभिजात वर्ग की चोटों की तुलना में कुछ भी नहीं था। मौके पर ही एसेंस बुलेट की चपेट में आने के बाद समान स्तर के किसी भी व्यक्ति का जीवित रहना असंभव था। यहां तक आधा कदम स्काई ह्यूमन दायरे के मध्य चरण में एक विशेषज्ञ भी बहुत पहले विस्फोट से मारा गया होगा। आधे चरण स्काई ह्यूमन दायरे के अंतिम चरण में केवल एक विशेषज्ञ ही इसका विरोध करने में सक्षम होगा, भले ही मुश्किल से। हालांकि अगर वे सावधान नहीं होते तो वे इस तरह से गंभीर रूप से घायल हो जाते। सभी ने चुपके से इस दृश्य को देखा और वे चुपके से चौंक गए। यह येजिवेन उनकी कल्पना से कहीं अधिक अत्याचारी था। वह प्यारा बिल्ली का बच्चा नहीं था, बल्कि एक शेर का बच्चा था जो लोगों को काट सकता था। हालांकि यह शेर का शावक अभी बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन यह लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। इससे कई बेचैन विशेषज्ञ एकाएक शांत हो गए। वे येशिवेन से नहीं डरते थे। इसके बजाय उन्हें कार्रवाई करने से पहले सावधानीपूर्वक योजना बनानी पड़ी। उन्हें अधिक अनुकूल अवसर चुनना था। वे अभी की तरह बेईमानी से काम नहीं करेंगे। उन्होंने येशिवेन की आंखों में नहीं डाला। हालांकि इससे उनके दिलों के लालची विचार दूर नहीं हुए, फिर भी वे बहुत अधिक सावधान थे। वे एकदम से आगे नहीं बढ़ेंगे, कहीं ऐसा न हो कि अंत में वे दूसरों को लाभ पहुंचाएं। कुछ हद तक येजिवेन का अपना प्रभुत्व स्थापित करने का लक्ष्य हासिल हो गया था। येजिवेन उस जमीन पर खड़े थे जो रेत में बदल गई थी, और उसके कान अभी भी गूंज रहे थे। अभी किया गया वह हमला बहुत भयानक था। यदि यह 8 खजाना ब्रह्मांड कालड्रॉन के लिए नहीं होता, जिसने अधिकांश शक्ति को नष्ट कर दिया होता, तो वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो सकता था। ऐसे में युद्धक शक्ति ज्यादा काम नहीं आएगी। उनके क्षेत्रों के बीच का अंतर बहुत अधिक था। भले ही उसकी युद्ध शक्ति अधिक हो, यह बेकार होगा। 100 दौड़ गठबंधन के इस विशेषज्ञ का सामना करते समय जो दिव्य क्षेत्र में आधा कदम था, वह केवल अपनी रक्षा कर सकता था। उस युआन क्यूई बुलेट ने अभी एक बार में उसके शरीर में असली अथ का 1/3 हिस्सा खींच लिया था और उसका शरीर अचानक खाली महसूस हुआ। जब रियल अथ ने उसके शरीर को भर दिया तो अब उभरा हुआ एहसास नहीं था। उसके पास अब दिव्य उजाड़ रक्तफल नहीं था, और दिव्य उजाड़ रक्तफल की शेष ऊर्जा पिछले लगभग 1 वर्ष में लंबे समय से खपत की गई थी। अपनी खुद की क्षमता के साथ, यहां तक फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक के साथ, उसके लिए एक पल में इतनी शक्ति प्राप्त करना असंभव था। यही कारण है कि युआन क्यूई बुलेट को केवल उसके तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, न कि एक नियमित तरीके के रूप में, क्योंकि यह रियल अथ की बहुत अधिक खपत करेगा। एक नियमित युआन क्यूई बुलेट उसके असली अथ के केवल 10वें हिस्से का उपभोग करेगी, लेकिन एक युआन क्यूई बुलेट जो उसके असली अथ के केवल 10वें हिस्से का उपभोग करती है, 100 रेस एलायंस के इस विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम नहीं होगी। इसके अलावा स्वर्ग की कैद वाली उंगली ने उसके असली अथ को बहुत अधिक खा लिया था। हालांकि स्वर्ग स्तरीय मार्शल आर्ट के इस सेट ने युआन क्यूई बुलेट जितना उपभोग नहीं किया, फिर भी यह छोटा नहीं था। कॉम्बो हमलों की इस तरह की श्रृंखला ने सीधे तौर पर उसके शरीर में अधिकांश रियल अथ को खत्म कर दिया था। हफ हफ हफ, वह लगातार हौंफ रहा था। सबसे पहले उसकी सांसों से खून की गंध आई, और यहां तक खूनी झाग भी, लेकिन 1 दर्जन सांसों के बाद खून की गंध पूरी तरह से गायब हो गई। इसके अलावा उसके शरीर पर लगे खून के धब्बे सूखने लगे और उसके शरीर से पूरी तरह से पपड़ी छूटने लगी। केवल 1 दर्जन सांसों में वह अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया था, जबकि दूसरी तरफ 100 रेस एलायंस के विशेषज्ञ ने केवल अपनी चोटों को स्थिर किया था। हालांकि दोनों पक्षों की चोट की डिग्री अलग थी, फिर भी दोनों के बीच ताकत में अंतर स्पष्ट था। हर कोई येशिवेन को घूर रहा था, अवाक रह गया। बार बार येजिवेन ने एक ऐसी नींव प्रदर्शित की थी जिसने सभी को चकित कर दिया था। उनके शानदार प्रतिरोध के अलावा अकेले उनकी उपचार क्षमता उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक अत्याचारी थी। उस समय युद्ध के मैदान में एक भयानक सन्नाटा छा गया। अन्यत्र कई अत्याचारी विशेषज्ञ थे जो शक्तिशाली दैवीय वस्तुओं के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यह इस युद्ध के मैदान पर मौन था और सभी का ध्यान दोनों के बीच लड़ाई पर केंद्रित था। इसके अलावा जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई रुक गई, सभी ने अपनी सांस थाम ली और इंतजार किया। 100 रेस एलायंस के विशेषज्ञ ने अभी अपनी चोटों को दबा दिया था, और एक मजबूर लड़ाई से उनकी चोटें और खराब हो जाएंगी। दूसरी ओर येजिवेन को अभी तक अपने असली अथ को पुनर्प्राप्त करना था, इसलिए वह उतावलापन नहीं करना चाहता था। दोनों पक्षों के अपने अपने संदेह थे, और एक पल के लिए दृश्य पूरी तरह से गतिरोध में था। 100 रेस एलायंस के विशेषज्ञ ने येजिवेन को एक ठंडी और घृणित नज़र से देखा। उसने इतने आसान काम में बुरी तरह विफल होने की उम्मीद नहीं की थी, और उस बगवा के हाथों इतनी बड़ी हानि झेलनी पड़ी थी। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, और यह सिर्फ वह नहीं था, किसी और ने ऐसे दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। हुश
प्रकाश की कुछ अन्य धाराएं इस दिशा में उड़ीं, दिव्य वस्तुओं के चारों ओर लिपटी हुई, और सीधे इस दिशा में उड़ गईं। तभी सभी को याद आया कि खजाने की तिजोरी में दिव्य वस्तुओं के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, और एक शिवेन के साथ चीजों को निपटाने का समय नहीं था। दैवीय वस्तुओं को अपने पास से उड़ते देखकर हर कोई अपने आप को रोक नहीं पाया और एक के बाद एक उन्हें छीनने लगा। एक पल में उनके बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ सभी एक भयानक लड़ाई में लगे हुए थे। दैवीय वस्तुओं के लिए संघर्ष करने के लिए सभी की आंखें चिंता से लाल हो गईं, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि यह अंतिम लहर हो सकती है, और यदि उन्होंने इसके लिए अभी संघर्ष नहीं किया तो शायद कोई शेष न रहे। स्वाभाविक रूप से वे अब पीछे नहीं हटेंगे। ये ज़िवेन और 100 रेस एलायंस के अर्धचरण दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बीच लड़ाई अचानक गौण हो गई, एक ऐसी लड़ाई जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 100 रेस एलायंस के विशेषज्ञ ने ये ज़िवेन को कुछ बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ देखा, कुछ हिचकिचाहट के साथ। इस समय क्या उसे उन दैवीय वस्तुओं के लिए लड़ना चाहिए जो उड़ रही थीं, या उसे इस बववा का ख्याल रखना चाहिए जिसने उसे इतने आसान काम में बुरी तरह विफल कर दिया? यह एक बहुत ही कठिन निर्णय था, और अगर उसने ये शिवेन को जाने दिया तो वह संतुष्ट नहीं होगा। इसके अलावा ये ज़िवेन के पास अभी भी बहुत सारी दिव्य वस्तुएं थीं। हालांकि अगर उसे एक शिवेन के साथ गतिरोध जारी रखना था तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसके लिए थोड़े समय में एक शिवेन को नीचे गिराना असंभव होगा। यह बववा ऐसा था मानो लोहे का बना हो, और वह उस तरह के हमले से भी उसे नहीं मार सकता था। जबकि वह अभी भी झिझक रहा था, पूरे खजाने की तिजोरी ने दिव्य वस्तुओं की अंतिम लहर को थूकना शुरू कर दिया, और पूरे खजाने की तिजोरी बेतहाशा हिलने लगी। यह पृथ्वी बिखरने का दृश्य था, और आसपास की अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं बेतहाशा उबलने लगीं। वह आ रहा है। इस समय ये क्यों, जो उन दिव्य वस्तुओं के लिए लड़ने में थोड़ा लापरवाह था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली, और उसकी आंखों में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक उठा, जैसे कि वह लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था वह आखिरकार आ ही गया। पहले जो हुआ वह कुछ भी नहीं था। हालांकि वह थोड़ा लापरवाह था, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, और जब तक उसकी नज़र किसी चीज पर होती वह निश्चित रूप से एक चाल चलता। हालांकि यह अलग था, क्योंकि यह उसके खजाने की तिजोरी में आने का असली उद्देश्य था। उसी समय टेंग टोंग टिन, हाओ लियानजुन और बिंग वूजी अचानक जोश में थे। जिस पल का ये लोग एक साथ इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आ रहा था, और जिस चीज के लिए वे वास्तव में लड़ रहे थे वह आखिरकार सामने आ रही थी। बूम बूम बूम, पूरा खजाना तिजोरी हिलना डुलना शुरू हो गया, जैसे कि यह एक विशाल बल द्वारा हिल गया हो, और फिर एक चमकदार रोशनी सीधे उसमें से निकली।